ओके, आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनको 2 फेज़ में पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की जो क्लास होगी इस पूरे सेल साइकिल का, सेल डिवीज़न का पूरा आपको जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस है, वो सारा चीज़ें होंगी। इनका मॉलिक्यूलर बेसिस होगा जहाँ से आपके कुछ-कुछ मॉलिक्यूल, कुछ-कुछ प्रोटीन्स के बारे में पूछते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो पूरी क्लास होगी वो थोड़ी लेंदी भी हो सकती है जिसमें कि हम लोग पूरा डील करेंगे सेल साइकिल को लेकर के, सेल साइकिल के कंट्रोल को लेकर के, सेल डिवीजन को लेकर के, सेल डिवीजन के पूरे फेज को लेकर के। तो सारा आपका एक आज की पूरी एक पोर्शन में आपके पास पूरा आइडिया सेल साइकिल, सेल कंट्रोल और सेल डिवीजन का हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर बेसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ेंगे। एक ही साथ में दोनों चीज़ पढ़ेंगे तो फिर बहुत घौच-पोच हो जाता है समझने में और चीज़ों को कोरिलेट करने में कन्फ्यूजन होती है। सो पहले हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे उन चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से समझ जाने की कि एक्चुअल में सेल साइकिल क्या है, सेल का रेगुलेशन कैसे होता है और सेल डिवीजन कैसे हो रही है, अलग-अलग फेजेज़ में कौन-कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, इन सबको हमको वन बाय वन क्लियर करना है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस उसका जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म होगा, कौन-कौन से मॉलिक्यूल कहाँ-कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है सेल साइकिल इन विवो। सो लिविंग सिस्टम में सेल साइकिल कैसे चलती है और सेल का जो डिवीजन है किस तरीके से रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सेल साइकिल का लिटरली अगर मीनिंग देखा जाए तो आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में एक जगह से एक स्टार्ट होगा कोई सेल और ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेज से क्या होगा गुजरता हुआ। सपोज कीजिए अगर आपको यहाँ पे एक सेल दिखाई दे रहा है और ये सेल साइकिल का स्टार्ट पॉइंट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से गुजरता हुआ फाइनली जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे एक सेल से क्या होगा, दो सेल से बन चुका होगा। सो टिपिकली अगर आप सेल साइकिल को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बताते हैं कि वो सारा साइक्लिक प्रोसेस या वो सारे फेजेस जो कि एक सेल को एक सेल्स से दो सेल्स बनाने के टाइम पे लगती हैं, उन सारे फेजेस को साइक्लिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसको हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो जानेंगे हम लोग कि जब कोई सेल आपकी यूकेरियोटिक वाली, प्रोकैरियोटिक चूँकि सेल्स में डिवीज़न होता नहीं है, वहाँ पे जो डिवीज़न होगा उसे आप माइटोटिक डिवीज़न या डायपैमिक फिजन के नाम से जानते हैं। तो ये सेल साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूकेरियोटिक सेल्स पे अप्लाई होता है और देखेंगे हम लोग कि जब कोई सेल्स अपने आप को मैच्योर करके सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको एक सेल्स से दो सेल्स को डिवाइड करने में कौन-कौन से फेज़ से होकर गुज़रना होता है और सारे फेजेस क्या होते हैं, कौन-कौन से फेज़ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो सेल डिवीज़न के टाइप पे जो सेल्स हैं, उनका क्या-क्या कैटेगरी है, कौन-कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कि रेगुलरली डिवाइड करते हैं, कुछ-कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में सिर्फ़ एक बार डिवाइड करते हैं, कुछ-कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सिचुएशन बेस्ड होते हैं, कंडीशनल बेस्ड होते हैं कि कंडीशन अगर आएगी तो उनका डिवीज़न होगा और कंडीशन अगर खत्म हो जाएगी तो डिवीज़न उनका बंद हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल साइकिल दैट मीन्स कि किस तरीके से सेल साइकिल चल रही है, उनके बेसिस पे सेल्स को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। तो सबसे नंबर पहला जो आपका पॉइंट है वो यही है, ऐसे सेल्स सच एज नर्व सेल्स, मसल सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दैट आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड लैक द एबिलिटी टू डिवाइड। ये वाले जो सेल्स होते हैं, मतलब ये पहला आपका कैटेगरी है सेल्स का, वो ऐसे सेल्स हैं जिनके पास एक बार अगर वो डिवाइड हो गए हैं तो फर्दर उनको डिवीज़न करने की एबिलिटी उनके पास नहीं होती है। दैट इज़ वाई आप ये बताते हैं कि अगर आपके हाथ का या पैर का कहीं का भी कोई अगर पार्ट जल गया है और अगर वो जल जाएगा तो इसका मतलब होता है वहाँ के न्यूरॉन सेल्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो उस सेल्स में या मतलब उस एरिया में आपकी जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, आपकी लॉस हो जाती है। आप देखिए कि जितने भी बर्निंग वाले केसेस आते हैं वहाँ पे जलने के बाद स्किन का पूरा ऐसे फ्लैट मतलब एकदम शाइनिंग टाइप का हो जाता है और अगर आप वहाँ पे कोई पिन भी चुभोते हैं या वहाँ पे अगर आप पकड़ते हैं, टच करते हैं तो वहाँ पे उनकी सेंसिटिविटी नहीं होती है, वो लॉस हो चुकी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर्व्स जो सेल्स होती हैं पूरी लाइफ में, इंटायर लाइफ में सिर्फ एक बार डिवाइड होती हैं और एक बार डिवाइड होने के बाद फिर फर्दर उनमें डिवीजन नहीं होता। अगर सेल्स मर गई तो फिर फर्दर उनका रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती। मतलब आप बोल सकते हैं कि मसल सेल्स, नर्व सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें रीजनरेशन नहीं होता है, एक बार सिर्फ डिवाइड हो। मसल सेल्स का नंबर बढ़ता है, साइज नहीं बढ़ती है। वो जो सेल्स
अरे भाई, तो एक सेल्स डिवाइड नहीं करता ना, दूसरी जो उनका स्टेम सेल्स है उनसे फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाली सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, ये बात हो रही है। जी। दूसरा, हाँ, जो उनका प्रोजेक्ट स्टेम सेल की अवस्था होती है, एज होती है, हर टाइम पे स्टेम सेल्स काम आपका नहीं करता है। नहीं नहीं, ओहो, देखिए, जलने वाली सेल्स, मान लीजिए ये वाली सेल्स जली है आपकी, तो ये वाली सेल्स अब कहाँ से बन पाएगी, ये तो खत्म हो गई ना। नया जो सेल्स है, सिर्फ मतलब जब तक उसकी डिवीजन का जरूरत था तब तक उसने बनाया। अभी जब आपकी ये सेल्स एक बार बन गई, ये अगर डिग्रेड हो गया तो फिर आपका ये नहीं बन पाएगा। ग्रोथ का होना इस बात का इंडिकेशन है कि वहाँ पे सारी चीजें साथ साथ में बन रही हैं, कोई पर्टिकुलर एक सेल्स नहीं बन रहा है। जबकि जलना आपका ये दिखाता है कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक पार्ट कोई आपका बर्न हुआ है, जो कि अब दोबारा नहीं बन पाएगा। नर्वस सेल्स अगर आपके एक बार डैमेज हो जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे, मसल सेल्स हो जाएंगे तो नहीं बन पाएगा। आरबीसी सेल्स डैम आरबीसी सेल्स आपकी दोबारा दूसरी बनेगी, लेकिन वही सेल्स नहीं बनेगी। आरबीसी सेल तो बनी रही ना कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी में 120। क्या नहीं आ रहा बताइए, बताइए क्या नहीं आ रहा। मैंने आपको क्या बताया, स्टेम सेल का एक टाइम होता है ग्रोथ करने का, पूरे इंटायर टाइम पे स्टेम सेल आपको नहीं मिल पाती है। आपके जो डेवलपमेंट फेज होते हैं, आपको पूरे हर एज भी आपको स्टेम सेल नहीं मिलेगी। तो हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, बिल्कुल नहीं हटेगा ना, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि वहाँ पे मसल सेल्स का रीजनरेशन नहीं हो रहा है। यही तो मैं आपको हाँ। हुँ, हुँ। वो बनेंगे नहीं, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नया सेल्स बनेगा, लेकिन जो पहले से सेल्स बन चुकी है, ये डैमेज होगा तो ये सेल्स नहीं बनेगा। ये तभी तो आपको बताया जाता है ना कि इनके डिवीजन का जो प्रोसेस है उनकी में लैकिंग रहती है। आप इसको इससे समझेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा आपके दिमाग में, क्योंकि ये बार बार आपको पिंच कर रहा है। रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में हमेशा बन रहा है, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स आपके सेल्स में एक बार बन चुका है, वो रेड ब्लड सेल्स अब दोबारा नहीं बनेगा, वो खत्म तो खत्म। तो इसका काहे नहीं क्लियर हो रहा है। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि जब कहीं पे आप जल जाते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी लॉस हो जाती है, क्योंकि वहां उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के जो न्यूरॉन सेल्स थे वो आपके क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब वहां पे कोई सेंसिटिविटी आपकी बची नहीं है, वो दोबारा बनेगा नहीं। अब जो बनना था सो बन गया। नहीं, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तभी तो आपको ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है ना कि ये जो सेल्स होती हैं डिवीजन का को लैक करती हैं। अगर डिवीजन होता तो फिर बन नहीं जाता, मतलब सेल्स नहीं बनेगा वो। आपने नहीं, नहीं, स्टेम सेल हर जगह पे नहीं है। देखिए, मेरा कहने का आपको जो समझाने का तरीका वो ये है मेरा कि स्टेम सेल सपोज़ कीजिए ये है। ये सेल्स को बना करके अलग-अलग पार्ट में क्या कर रहा है, भेज रहा है। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, ये जैसा कि आपको मालूम है कि स्टेम सेल्स आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। ये सपोज़ कीजिए आपका ये लिवर में चला गया, या आपके हैंड में चला गया, या आपके स्टमक में चला गया, ये एक बार डिवाइड होगा। यहाँ की जो सेल्स खत्म हो गई, फिर इसका डिवीज़न यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और यही हो रहा है उसके केस में। ये स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी है कि ये सारे अलग-अलग पार्ट के लिए सेल्स अपना बनाएगी। लेकिन अगर ये वाली सेल्स अगर आपकी डैमेज हो गई तो फिर फर्दर इनमें डिवीज़न नहीं होगा।
और वैसे भी ग्रोथ के टाइम पे आपकी साइज़ बढ़ रही होती है, जो आपके मसल्स का जो नंबर होता है, मसल सेल्स का मतलब मसल्स नंबर ऑफ मसल्स वो ऑलरेडी पहले से बने हुए रहते हैं। आपकी बॉडी में कोई अलग से बनता नहीं है, सिर्फ़ उनकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे उ उन उनका उनका यहाँ पे ये वाले पॉइंट का मतलब ये है कि एक बार ये वाली जो सेल्स आपकी यहाँ पे लिवर सेल्स में बन गई, अब अगर ये खराब होगी तो ये फर्दर इनका रीजनरेशन नहीं होगा। ये स्टेम सेल तो आपकी करेगी, लेकिन अब ये इस चीज़ को नहीं बनाएगी। जो इनका डिवीज़न होना था एक बार वो हो चुके हैं, ये वाली सेल्स आपकी डिवाइड नहीं होगी। सेल के पास डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है, वो फर्दर डिवीजन नहीं कर पाते हैं। जैसे बाकी जो आपकी सेल्स होती हैं उनमें रीजनरेट करने की क्षमता होती है। आपके नाखून के जो सेल्स हैं उनमें रीजनरेट करने की क्षमता है, हेयर वाले जो हैं उन्हीं में रीजनरेट करने की क्षमता है। बाकी बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि फर्दर डिवीजन करते रहते हैं और उनमें रीजनरेट चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये कुछ सेल्स आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं, नर्व सेल्स का, मसल सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का, ये सब स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि लैक करते हैं डिवाइड करने की एबिलिटी को। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में यही आपके आते हैं पूछे जाने के लिए कि कौन से सेल्स के पास डिवीजन जो है कि वो लैक करती है या जिनके पास डिवीजन नहीं होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। अब आई डोंट नो कि आपसे क्या पूछेगा, कि होता है या नहीं होता है। जो भी पूछेगा उसके हिसाब से आप आंसर उसको देख लीजिएगा। सो यहाँ पर आपको उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया जा रहा है कि वंस दीज सेल्स आर डिफरेंशिएटेड दे रिमेन इन द स्टेट अंटिल दे डाई। एक बार जो आपकी सेल जो कि फिगर बनाकर आपको दिखा रहा था कि अगर वो स्टेम सेल्स लिवर सेल्स में डिफरेंशिएट हो गई है तो वो उसी स्टेटेड सेल में रहेगी, फिर से उनमें रीजनरेशन नहीं होगा जब तक कि वो खत्म नहीं हो, खत्म हो जाने के बाद कहानी उनका खत्म हो जाता है। दूसरा कंडीशन आपको यहाँ दिया जा रहा है फर्स्ट के बाद कि ऐसे सेल्स दैट नॉर्मली डू नॉट डिवाइड बट कैन बी इंड्यूस्ड टू बिगिन डीएनए सिंथेसिस एंड डिवाइड व्हेन गिवन एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस। ये कंडीशनल टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें कि डिवीजन हमेशा कंटिन्यूसली तो नहीं होता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है, जब कोई सेंसेशन मिलता है, जब कोई स्टिमुलाई मिलती है, तो उस कंडीशंस में ये सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवीजन करने के लिए डीएनए का सिंथेसिस होगा, तब जाकर के एक सेल से क्या करेगा, दूसरा सेल्स बनेगा। और ऐसे कंडीशंस में कौन कौन से सेल्स आएंगे, जैसे लाइक यहाँ पे दिया गया रखा है, लिवर सेल्स है which can be induced to proliferate by the surgical removal of a part of the liver, and lymphocytes है और which can be induced to the proliferate by interaction with appropriate antigen। जैसे कि आप जानते हैं कि लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो बी सेल्स और टी सेल्स बनाती हैं। तो बी और टी सेल्स दोनों आपके क्या है, लिम्फोसाइट सेल्स हैं। और बी सेल्स जो होती है आपकी क्या बनाती है, दैट इज द एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी आपकी बॉडी में हमेशा नहीं बनता है, जब कभी भी कोई एंटीजन अगर इसके सरफेस पे आकर क्या करेगा, बाइंड करता है एंटीजन पैथोजन मॉलिक्यूल, तब जाकर के इसके खिलाफ में क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाता है। और जब एंटीबॉडी बनेगा तो जाकर के इस एंटीजन को किल करने का काम करता है। तो ये लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली आपके कंडीशनल डिवाइड करने वाली सेल्स की कैटेगरी में आती हैं। दैट मीन्स जब कभी भी आपकी बॉडी को कोई एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलाई मिलती है, उस कंडीशंस में वो उस सेल्स का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो जैसा कि आपने जाना कि बी सेल्स और टी सेल एग्जाम्पल किसके हैं, दैट इज लिम्फोसाइट सेल्स के हैं। ये सभी कंडीशनल डिवीजन वाले कैटेगरी में आने वाले सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे लिम्फोसाइट ही दे, बी सेल्स टी सेल्स भी पूछ सकता है। और जैसा कि आपको पता है अच्छी तरीके से कि टी सेल्स भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, टी हेल्पर सेल होता है और टी साइटोक्सिक सेल्स होते हैं। तो इनका एग्जांपल भी आपको देकर के पूछ सकता है या इनका एग्जांपल देके पूछ सकता है। तो एग्जांपल्स आप याद रखिए, लिवर सेल्स है, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, इनमें बी सेल्स और टी सेल्स। और ये सब एग्जांपल कैसे हैं, दैट इज़ द इंडक्शन वाले कि इंड्यूस करके जो डिवीजन होते हैं। तीसरा और आखिरी आपको दिया जा रहा है, सेल्स दैट नॉर्मली पोसेसेस अ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ अ माइटोटिक एक्टिविटी। ऐसे से क्या कोई जरूरी नहीं कि डिजीज हो, कोई स्टिमुलाई मिलनी चाहिए, कोई सिग्नल मिलना चाहिए, तब जाकर के वो सेल्स डिवाइड होंगे। लीवर के केस में आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि जैसे सपोज कीजिए कोई सर्जिकल रिमूवल पार्ट अगर कर दिया जा रहा है, या जैसे सपोज कीजिए कि लीवर में बहुत सारी ऐसी मतलब सेल्स हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए हैं, लेकिन जब कोई उनको कोई इन्फेक्शन अगर हो जा रहा है या फिर कोई आपकी बॉडी में एबनॉर्मलिटीज अगर आ रही हैं, तो उस टाइप के सेल्स को बनाने का काम करेगा। मतलब कोई इंटरनल और
एक्सटर्नल स्टिमुलाई इनको मिलनी चाहिए, तब जाकर के वो डिवीजन करेंगे। ऐसे नॉर्मल स्टेट में वो नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, मतलब कि अनडिवाइडेड स्टेज में रहेंगे। और वैसे ही आपका लिम्फोसाइट सेल्स भी ऐसे ही आपका लिम्फो हाँ, क्या? मसल सेल्स का टिश्यू कल्चर करेंगे तो आपका ग्रो नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको फैक्टर देना पड़ेगा, तब जाकर काम बन पाएगा अगर ग्रो कराना है तो। नॉर्मली ये सारे सेल्स ग्रो नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई तो ब्लड सेल्स को बनाना पॉसिबल नहीं है ना। आज के डेट में मेडिकल साइंस इतना सब कुछ जानता है, आप ब्लड के सारे कंपोनेंट को एक-एक चीज़ जानते हैं, लेकिन क्या ब्लड को बनाना पॉसिबल है? नहीं है। दैट इज़ वाई ब्लड बैंक की ज़रूरत है। ग्रोथ फैक्टर इन द सेंस ये कि देखिए, जैसे ये जो सेल्स डिवीजन क्यों नहीं करती हैं, उनके पीछे का लॉजिक है। और अगर उन चीज़ों को आप इंड्यूस करते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज ये सेल्स आपके नॉर्मली डिवाइड नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो वीवो कंडीशन का दिया जा रहा है, कोई विट्रो कंडीशन का नहीं। ध्यान दीजिए इस बात को। आपके लिविंग सिस्टम में जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि कैसा होता है। आप इन विट्रो कंडीशन में कुछ भी कराते हैं जिसमें कि मैनिपुलेशंस होते हैं, जो चीज़ नहीं हो रही होती है उनको भी अपने हिसाब से आप चीज़ों को करवा लेते हैं। तो वो एक अलग केस होगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ये सारे सेल्स आपके डिवाइड नहीं होते हैं। तीसरा वाला केस में आपको जो दिया गया कि ये हाईली आपके डिवाइड करने वाले सेल्स होंगे, मतलब लगातार कॉन्स्टेंटली डिवाइड करने वाले सेल्स होंगे। और इसके कई कैटेगरी में कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे स्टेम सेल्स है जो कि लगातार डिवाइड होती रहती है। और इसके बाद जैसे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स है जो कि ब्लड सेल्स को बनाती रहती है। इस तरीके से आपके कई सारे और एपिथेलियल सेल्स हैं, इनका जो कि हमेशा डैमेज होता रहता है और रीजनरेटिव होते रहते हैं, तो बनना और बिगड़ना दोनों लगा रहता है। तो सेल के डिवीजन के टाइप पे 3 कैटेगरी में सेल्स को डिवाइड किया गया। ऐसे सेल्स जो कि पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार डिवाइड करते हैं, ऐसे सेल्स जो कि कंडीशनल होते हैं, सिचुएशंस के बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ऐसे सेल जो कि लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है इस पूरे स्लाइड से, वो यही बनेगा। आपको एग्जांपल देकर के पूछा जाता है कि हाँ कौन सी सेल्स ऐसी है जो कि लैक करती है सेल डिवीजन को, या कौन सी सेल्स ऐसी है जो कि कंडीशनल डिवीजन करती है, या कौन सा सेल्स ऐसा जो कि कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार डिवाइड करती है। तो उनका आप एग्जांपल याद रखिएगा और इसका आप अच्छे से वो कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दैट इज़ अ कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल, कि अब सेल साइकिल क्या है और कैसे ये कंट्रोल होता है। इस चीज़ को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और एक्सपेरिमेंट के कुछ यहाँ पे फैक्ट जो निकल कर के आए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है आपसे। सो 2 साइंटिस्ट थे, राओ और जॉनसन्स। इन्होंने ये वो जानना चाह रहे थे कि जो मतलब कि सेल को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स हैं वो कहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट है। मतलब बेसिकली जाओ एंड जॉनसन्स वांटेड टू नो वेदर द साइटोप्लाज्म इन द सेल्स कंटेन रेगुलेटरी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सेल एक्टिविटीज़। क्या वो साइटोप्लाज्म ही है जो कि उन सारे फैक्टर को कंटेन करता है जो कि सेल के डिवीजन को या सेल के कंट्रोल को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करेगा। तो इसको लेकर के उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि 2 सेल्स जो कि अलग अलग सेल्स के फेज में हैं उनको लेकर क्या कराया था, फ्यूज़ कराया था। और फ्यूज़ करने के बाद उन्होंने जो चीज़ देखा उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, कुछ कंक्लूजन निकाले जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसको बता पाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सेल साइकिल में आपके कुल 4 फेजेस हैं, G1 है, S है, G2 है और M फेज है। तो उन्होंने यही किया था, अलग अलग फेज के साइकिल्स सेल्स को लेकर के फ्यूज़ कराया। और फ्यूज़ कराने के बाद उनको देख करके उनके बारे में स्टेटमेंट दिया था। राइट, तो उनका अपना जो अप्रोच था वो क्या था, दे अप्रोच दैट द क्वेश्चन बाय फ्यूजन मेमोरियल्स दैट वर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। मेमोरियल सेल्स को उन्होंने ले करके जो कि अलग अलग स्टेज में थे सेल साइकिल के। जैसे कुछ सेल्स ऐसी थी जो कि G1 फेज में थी, कुछ ऐसी थी जो कि S फेज में थी, और कुछ ऐसे थे जो कि M या G2 फेज में थे। तो अलग अलग फेज के साइकिल को ले करके उन्होंने फ्यूज़ कराया, और फ्यूज़ कराने के बाद वो कंक्लूजन दिए थे। तो पहला ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये CSIR में आपके एग्जाम में सवाल आता है। पहले कंडीशन उन्होंने क्या कराया था, इफ़ G1 फेज एंड M फेज सेल्स वर फ्यूज। ये दोनों सेल्स के दोनों फेज के सेल्स को, मतलब एक आपका सेल साइकिल का स्टार्ट वाला पॉइंट का, मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ से यहाँ क्या है, ये G1 फेज है, ये क्या है आपका S फेज है, ये क्या है आपका G2 फेज है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, M फेज कहलाएगा। जिसमें कि पहले आपका क्या होता है, दैट इज़ द कैरियोकाइनेसिस होती है।
तो कैरियोकाइनेसिस में जाके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं। फिर इसका क्या क्या होती है कि साइटोकाइनेसिस होती है। तो यहाँ आने के बाद आपका जो सेल यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो फाइनली आपका यहाँ पे क्या होता है, 2 सेल्स बन जाता है, राइट? तो उन्होंने क्या किया, पहले ये वाले फेज को मतलब G1 फेज को और एम फेज को, दोनों फेज के सेल्स को लेकर क्या किया उन्होंने, फ्यूज कराया। ये वाले फेज को फ्यूज कराया तो क्या देखा, द क्रोमेटिन ऑफ द G1 फेज न्यूक्लियस underwent premature chromosomal compaction to form a set of elongated compact chromosome। उन्होंने देखा कि जब G1 फेज और एम फेज के सेल्स को फ्यूज कराया गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे प्री मेच्योरली जो क्रोमोजोम था वो कॉम्पैक्ट हो गया और एक इलांगेटेड कॉम्पैक्ट क्रोमोजोम का फॉर्मेशन किया। मतलब वो पूरी तरीके से प्रॉपरली मेच्योर नहीं हुआ था। प्रॉपर जो कंडेंसेशन और कॉम्पैक्शन होना चाहिए था वैसा स्ट्रक्चर उनको नहीं दिखाई दिया। कुछ वहाँ पे चीज़ें एबनॉर्मल दिखाई दी जो कि प्री मेच्योर का उन्होंने नाम दिया, अंडरवेंट प्री मेच्योर क्रोमोसोमल कॉम्पैक्टन। ये वाला जो टर्म है जिसको कि हाईलाइट किया गया, मीन्स इटैलिक किया गया है, ये वाले टर्म्स आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, है ना? तो पहले वाले फेज में एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही देखा कि G1 और एम फेज को जब मिलाया तो उन्होंने पाया कि जो क्रोमोसोम था वो प्री मेच्योर क्रोमोसोमल कॉम्पैक्शन के फॉर्म में दिखाई दिया। दूसरे केस में उन्होंने क्या किया कि G2 और M, मतलब कि अब इस वाले सेल्स को, फेज को और इस वाले को, दोनों को क्या किया, मिलाया, सेल्स को मिलाया। तब उन्होंने क्या पाया कि G2 क्रोमोसोम्स आल्सो अंडरवेंट प्रीमेच्योर chromosome compaction, but unlike those of a G1 nucleus, the compacted G chromosomes, G2 chromosomes, मतलब यहाँ पे भी उनको देखने को यही मिला कि जो M और G2 फेज के साइकिल्स को, मतलब फेज के सेल्स को फ्यूज कराया गया तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स का जो कॉम्पैक्टेंस था वो कैसा था, प्री मेच्योर था। लेकिन G1 वाले से क्या था, डिफरेंट था। G1 वाले कंपेरिजन में इसका जो कॉम्पैक्शन था वो अलग था, लेकिन ये भी कैसा था, आपका प्री मेच्योर ही था। were visually doubled, reflecting that the chromosome that the replication had already occurred। मतलब वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो कॉम्पैक्शन था G2 क्रोमोसोम्स का वो कैसा था, डबल दिखाई दे रहा था, मतलब नंबर उनकी कैसे दिखाई, डबल दिखाई दे रहे थे। और ये डबल दिखाई देने के पीछे रीजन उन्होंने यही बताया कि इस फेज के जो साइकिल, मतलब जो क्रोमोसोम्स थे उसके पहले ही उनका डिवीजन हो चुका था। तो उसके पहले डिवीजन फेज कौन सा आता है, दैट इज द एस फेज का आता है। तो इन दोनों को उन्होंने निकाला और इसमें देखा कि जो G1 वाले में कॉम्पैक्शन हो रहा था वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको सिंगल के फॉर्म में दिखाई दे रहा था, जबकि जब M और G2 का कराया गया तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि जो कॉम्पैक्शन हो रहा था जो कि प्री मेच्योर था, लेकिन वहाँ पे विजिबिलिटी कितनी थी, डबल थी। जिससे जिससे उन्होंने ये बताया कि अच्छा इस फेज से पहले ही रेप्लिकेशंस आपके ऑलरेडी हो चुके थे। तीसरे केस में उन्होंने क्या कराया, माइटोटिक सेल्स को लिया और एस फेज और fuse with S phase and S phase chromatin and also become compacted। तो उस कंडीशंस में उन्होंने क्या किया कि माइटोटिक सेल्स लिया एंड फ्यूज किया एस फेज से और एस फेज की क्रोमेटिन से, उन दोनों को क्या किया, वो करा दिया, फ्यूज कराया। तब देखा वहाँ पे कि क्रोमोसोम्स आपका पूरा क्या था, कॉम्पैक्ट था। तो इस तीनों के कंक्लूजन से, मतलब तीनों पॉइंट के कंक्लूजन से उन्होंने क्या इन्फ्रेंसेस निकाला, उन्होंने यही बताया कि पूरे सेल साइकिल में जो क्रोमोसोम्स का मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशंस हो रहा है वो पूरे सेल में नहीं होता, मतलब पूरे साइड टाइम पे नहीं होता। एक कोई स्पेसिफिक एरिया है और एक कोई स्पेसिफिक पार्ट है जिस पार्ट में डीएनए अपना क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। तो चूंकि उन्होंने यहाँ पे G1 में और M में करा करके देखा था और G2 और M में करा के देखा था और इस इन दोनों में कराया था एस फेज में, तो यहाँ और यहाँ में उन्होंने देखा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या थे, डबल थे, जबकि यहाँ पे क्या था, सिंगल था। जिसके बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि सेल साइकिल में जो G1 और G2 मतलब दोनों गैप के फेज में एक फेज आता है जिसमें कि डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। चूंकि वहाँ पे सिंथेसिस हो रहा था, दैट इज वाई उसका नाम एस फेज के नाम से रखा गया। मतलब ये फेज ऐसा होगा जहाँ पे सिंथेसिस हो रही होगी किसकी, दैट इज द डीएनए का। और इन दोनों फेज उस टाइम पता नहीं था, ये कैसे पता? तो यही चीज़ तो जानने के लिए उन्होंने किया था ना कि जो क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशंस हो रहा है या डीएनए का रेप्लिकेशंस हो रहा है वो क्या पूरे सेल साइकिल के पूरे टाइम पे होता है या किसी स्पेसिफिक फेज में होता है। और दूसरी चीज़ वो ये भी जानना चाह रहे थे कि सेल को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं क्या वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं या कहीं बाहर से आते हैं। ये दो चीज़ों का उनका मोटो था, उसको लेकर के उन्होंने किया था। और ये जो G1 S और G2 फेज जो ये नाम दिए गए हैं ये काम के बेसिस पे दिए गए हैं।
ऐसा उनके में कहीं लिखा आता नहीं। ये मतलब डिस्कवरी की गई और देखा गया कि सेल को डिवाइड करने से पहले यहाँ पे फेजेस हैं। जैसे इस पूरे फेज को नाम क्या दिया था, प्रिपरेटरी फेज या इंटरफेज। इस पूरे फेज में सेल्स अपने आप को खाली सिर्फ क्या करता है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। जब फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाता है तब जाकर के वो जाता कहाँ पे है, डिवीजन फेज में, उसको आप एम फेज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, उसका डिवीजन होगा और जाकर के डिवाइड करके ख़त्म कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके निकली कि पूरा जो सेल साइकिल का पूरा दिया जाता है उसमें सिर्फ अकेला डिवीजन ही नहीं हो रहा है, डिवीजन होने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी अलग अलग फेजेस में हो रहे हैं और उनको अटेंड करने के बाद ही सेल्स पूरी अपनी डिवाइड कर पा रही है। तब जाकर के ये चीज़ कंफर्म हो पाया और क्लियर हुआ कि अच्छा, जो डिवीजन मतलब डीएनए को रेप्लिकेट करने का टाइमिंग है वो कोई एक स्पेसिफिक फेज़ है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे फेज़ में डिवीजन हो रहा होता है। तो तब जाकर के उसका ये स्पष्टीकरण किया गया कि जी1 और जी2 जो फेज़ हैं वो गैप फेज़ है और उन दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है, जिसको कि हम सिंथेसिस फेज या एस फेज के नाम से जानते हैं। और करने के लिए मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया दोनों फेज़ को, दोनों सेल्स को अलग अलग कंडीशंस पे रख करके अलग अलग टाइमिंग पे। जैसे मालूम है कि हाँ, आपका मेमेलियन सेल्स लगभग 24 घंटे में डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइडिंग का जो टाइम था उसको कंसिडर करके लिया गया था कि अच्छा, ये वाली सेल्स आपकी जीवन फेज में है। माइक्रोस्कोपी से दिखता है पूरा सेल्स का फेजेस आपके। आपने अगर बीएससी में किया होगा तो हम लोगों को बीएससी के टाइम पे पूरा सेल डिवीजन का हर फेज दिखाया गया था बना करके, कि कौन से फेज में मतलब जीवन फेज में है, जी2 फेज में है, कौन से फेज में है। क्या? मेटा मेटाफेज वाली स्लाइड आपकी बनी ठीक होगी, मतलब वो थोड़ा इजी रहता है क्योंकि वहाँ पे क्रोमोसोम्स बहुत कॉम्पैक्ट रहते हैं, तो आसानी से दिख जाती है। अदरवाइज पूरा सेल का जो डिवीजन होता है ना, ऑनियन सेल का लेकर के आपको दिखाया जाता है ग्रेजुएशन के टाइम पे, और स्लाइड उसकी बनवाई जाती है। अब आई डोंट नो कि आप लोगों को कराया गया कि नहीं कराया गया। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ, उस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली ये बात समझ में आई कि जो डीएनए का रेप्लिकेशंस हो रहा है वो ऐसे इंटायर साइकिल पे नहीं हो रहा है, एक स्पेसिफिक फेज में हो रहा है। साथ साथ में सेल को रेगुलेट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली आपके प्रेजेंट कहाँ पे हैं, उसी सेल्स के ही साइटोप्लाज्म में, ताकि वो उसको कंट्रोल कर पाए। ओके, सो यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है सेल साइकिल का, जिसको कि आप दो फेज में डिवाइड करते हैं, दैट इज द एम फेज, जिसको कि आप माइटोटिक फेज या एक्चुअल डिवीजन फेज के नाम से जाना जाता है। ये आपका इंटरफेज, जिसको कि आप प्रिपरेटरी फेज या सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। और इंटरफेज ही लगभग सेल के साइकिल का 90% जो टाइम लेता है वो आपका इंटरफेज लेता है। और छोटे से टाइम में मीन्स मतलब लगभग लगभग आपका सिर्फ और सिर्फ 10% से कम टाइम में भी आपका पूरा का पूरा डिवीजन क्या है वो हो जाता है। तो अगर आप एम फेज की बात करेंगे तो ये सपोज जितना भी टाइम लग रहा होगा सेल को डिवाइड करने का, उसका सिर्फ और सिर्फ आपका 10% से कम ही मान सकते हैं। आप इसको 90 से 95 भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सिर्फ यहीं पे जाता है। डिवीजन करने के लिए आपका 5 से 10 आप लिख सकते हैं। तो 5 से 10% टाइमिंग जो होगा वो यहाँ पे लगेगा, बाकी यहाँ पे लगेगा। सपोज अगर कोई सेल जो कि 24 आवर्स में अगर आप ये डिवाइड कर रही है, तो उस 24 आवर्स का 90 या 95% समय कहाँ पर लगेगा, इंटरफेज में लगेगा, सेल्स को डीवीआई मतलब सेल्स को प्रिपेयर करने में, उसको डिवीजन में जाने के लिए। तो इंटरफेज को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वैसे तो कैटेगरी 4 होती है, एक जी नॉट फेज भी होता है, लेकिन वो चूंकि रेगुलर पार्ट नहीं है, वो आपको क्रिसेंट स्टेट बताता है। तो इसके लिए फेजेस आपके यहाँ पे जी1 मतलब गैप 1 है, फिर इसके बाद एस मीन सिंथेसिस है, फिर इसके बाद जी2 फेज मीन्स गैप 2 है। तो ये 3 फेजेस हैं आपके इंटरफेजेस के, और इन तीनों फेजेस को मिला करके सेल्स अपने आप को पूरा सारे पार्टिकल का या सारा डीएनए के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को क्या करता है, डबल करता है। और अपने वॉल्यूम को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, कि अब पूरी सेल्स एकदम रेडी हो चुकी है कैरियोकाइनेसिस में जाने के लिए। यहाँ पर जब आपका डिवीजन फेज में आते हैं तो यहाँ पे आपका माइटोसिस होता है, और इस माइटोसिस में आपके दो फेज होते हैं, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस को आप बोलते हैं दैट इज द न्यूक्लियस का डिवीजन, और सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसके बाद क्या होगा, आपका साइटोकाइनेसिस होगा। तो माइटोसिस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं,
कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर इतने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये 4 फेजेस होते हैं, इनके बीच का ये है आपका प्रोमेटाफेज या लेट मेटाफेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके फेजेस हैं किसी भी सेल्स को डिवाइड करने के लिए जो सेल साइकिल आपकी चलती है। तो उन साइकिल को साइक्लिक फॉर्म में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसा आपको दिखाई देता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाली आपके जो फेजेस हैं पूरा इनको जीवन फेज बोला गया, जिसको कि आप ग्रोथ हॉर्न फेज बोलते हैं। पूरे सेल का सबसे लॉन्गेस्ट जो टाइम ड्यूरेशन वाला फेज है वो यही है, लॉन्गेस्ट फेज। सबसे शॉर्टेस्ट जो फेज है वो ये है। क्या हो गया? हाँ, लगभग मतलब अगर टिपिकली अगर कोई भी सेल्स मेमेलियन सेल्स अगर आपकी है, तो उसके डिवीजन का जितना भी समय होगा उसका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली 5 to 10% जो समय होगा वो कहाँ पे लगेगा, आपका माइटोटिक फेज में लगेगा। बाकी पूरा का पूरा फेज कहाँ पे जाएगा, दैट इज द इंटर फेज में जाएगा। तो इंटर फेज में 90। तो आप निकाल सकते हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ कि आप उसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये कोई सेल्स है और जो कि इस वो 24 घंटे में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, राइट। तो इस 24 घंटे का बंटवारा कैसे होगा, आप इसको देखिए। ये जो आपका जीवन फेज होता है जिसको कि आप लार्जेस्ट फेज बोलते हैं, इस 24 घंटे का लगभग 50% मतलब कि 11 घंटे के आसपास आपका क्या लगाएगा, ये वाली फेज लगाती है। और उसके बाद आपका दूसरा जो फेज आता है दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन वाला। इस 24 घंटे का 8 घंटा के आसपास लगभग आपका ये लग जाता है, राइट। और बाकी जो आपका फेज बचा दैट इज द जी टू फेज का, ये आपका लगभग क्या लगेगा, 4 घंटा के आसपास लगेगा। और ये जो आपका एम फेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा समय लगाता है। तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आप ये देखिए लगभग 12 अगर होता तो 50% के आसपास होता, मतलब आप इसको 45 से लेकर के 48 के परसेंट के आसपास बोल सकते हैं, राइट। ये आपका 8 है तो इसका मतलब ये लगभग लगभग कितना है, 30% के आसपास है। ये आपका 4 है तो ये लगभग लगभग कितना है, मतलब इस तरीके से परसेंटेज आप इसको निकाल सकते हैं 24 से डिवाइड करके। तो ऐसे ही किसी फेज का ये आपका ये रेशियो फिक्स है। आप 24 के हिसाब से इन सब का जो घंटा मैंने यहाँ डिवाइड किया है, आप इनका परसेंटेज निकाल लीजिए और यही परसेंटेज आपको किसी भी सेल का एक फेज का अगर दे देगा, तो आप पूरे सेल के साइकिल का जो ड्यूरेशन होगा उसको आप निकाल सकते हैं। समझ गए? नहीं समझे? बताइए भाई। है ना? परसेंटेज आपको निकालने के लिए बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके मतलब ये ड्यूरेशन है उनको आप डिवाइड कर मतलब इस वाले से डिवाइड कर दिए, इंटू 100 कर दिए, परसेंटेज निकल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये अगर पॉइंट आपके है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, सारे सेल्स का डिवीजन टाइम 24 आवर्स नहीं रहेगा। नॉर्मली जो आपके नॉर्मल सेल्स जो डिवाइड करने वाली होती हैं मेमोरियल सेल्स, उन मेमोरियल सेल्स का माना जाता है कि 24 घंटे में डिवीजन वो करती हैं। और 24 घंटे को एवरेज टाइम दे करके ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और ये बताया गया 11 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा और 1 घंटा। सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज है आपका वो जीवन फेज है। शॉर्टेस्ट जो फेज है आपका वो एम फेज है। ये कई बार के एग्जाम में सवाल आपसे पूछे गए हैं। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल कौन से होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो चाहे घंटा कितना भी हो, 24 के बजाय अगर 50 भी होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा, लॉन्गेस्ट फेज आपका जीवन होगा, शॉर्टेस्ट फेज आपका एम होगा, ये याद रखिएगा। अरे तो कुछ तो वैल्यू दिया होगा ना। ओके। तो अभी आप ये देखिए, परसेंटेज आप नंबर कोई भी बढ़ाएंगे परसेंटेज सबका सेम आता है। तो दे रखा था कि माइटोटिक के लिए कितना दिया दिया हुआ परसेंटेज,
वेरी गुड। 30 मिनट में माइटोटिक फेज आपका कंप्लीट हो जाता है, राइट? तो सपोज, हाँ, बाकी का आप कैसे निकालेंगे आप देखिए। सपोज कीजिए कि हमें माइटोटिक फेज के लिए आपको दिया गया है कि जैसे 1 घंटा है, तो पहले तो आप क्या करेंगे कि इस 24 घंटे के हिसाब से आप 1 घंटे का परसेंटेज निकालिए, निकालिए। हाँ जी। अरे कहाँ गए सब लोग भाई? तो बताइए, जैसे ये जितने फेजेस मैंने लिख रखे हैं, आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। 4.16। चलिए, तो मान लीजिए कि ये 4.16% है और इसका इतना नंबर आपको दे रखा है। तो अब इसके नंबर के हिसाब से आप, नहीं नहीं, वो छोड़िए। यहाँ पे जो टाइम, मतलब ये जो एम फेज है, इसका इसका जो परसेंटेज आ रहा है पूरे सेल डिवीजन में कितना आ रहा है? 4.6% ना। वो टाइम आप छोड़ दीजिए। कोई भी सेल होगा उसका, ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होगा, और शॉर्टेस्ट फेज का पॉइंट कितना है? 4.6%। यही ना? हाँ। नहीं, ये 30 मिनट आपका माउस के लिए दे रखा है और हमें उसका पता नहीं कि हाँ उसका डिवीजन टाइम कितना है। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि 24 घंटे का पूरा ये डिवीजन है, वो 24 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाह, है क्या? हाँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये आपको नहीं निकालना है। नहीं नहीं, देखिए आप दोनों लोग सही बोल, निकालना आपको क्या है। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि माउस के लिवर सेल्स का एम फेज का जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट दे रखा है। तो उस डेटा से आपको बताना है कि माउस अपने एक सेल साइकिल को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। ये इनका क्वेश्चन है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल सेल साइकिल है, उसके लिए टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे टाइम यूनिफॉर्मली 24 घंटा दिया हुआ है। इस 24 घंटे के हिसाब से सारे फेजेस का आपको टाइम दे रखा है। तो ये जो टाइमिंग है, इस 24 घंटे के कितना परसेंट आ रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ये बता देते हैं तो उसके हिसाब से आपको ये निकल जाएगा कि ये एम फेज दे रखा है, मतलब कि जो परसेंटेज आपका यहाँ पर आएगा वही परसेंट आपका यहाँ पे भी आएगा। तो उस परसेंटेज के हिसाब से बाकी सबका ऐड होगा, तब जाकर के नंबर आपका निकलेगा टाइमिंग का। जैसे जैसे मान लीजिए, चलिए अब एक सेकंड, एक सेकंड, ऐसे समझिए। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें और इन सब में रेशियो कितना है। जो ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एम फेज लिख देता हूँ, G2 फेज लिख देता हूँ, एस फेज लिख देता हूँ और G1 फेज देता हूँ। यहाँ पे 1 घंटा है, यहाँ पे 4 घंटा है, यहाँ पे 8 घंटा है और लगभग यहाँ पे मान लीजिए 12 घंटा, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो रेशियो कितने का आया? 1:4:8:12। मतलब ये इससे 4 गुना बात ज़्यादा है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर ये 30 मिनट है तो इसका 30 मिनट का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा, है ना? हेलो। और इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 240 मिनट। और इसका अगर आप, और इसका करेंगे कितना हो जाएगा? 360 मिनट। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो अगर आप तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जीरो, फिर 6 4 10 2 12, और फिर 3 2 5 1 6 और 6 1 7। 720 मिनट की टोटल साइकिल आएगी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है अमित? कितना? 0 हो गया, 6 4 10 2 12, और 3 2 5 1 6 1 7, सही तो है? 720 मिनट। अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ तो मैंने जोड़ा ही नहीं। सॉरी। नहीं नहीं, समझ रहे हैं। यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, और 6 और 3 9, है ना?
3 2 5 1 6। गलत है ये। ऐसा ऐसे भी आ जाएगा, दोनों तरीके से आ सकता है। ये आप चाहे रेशियो याद रखेंगे तो भी, ये रेशियो आपको नॉर्मल सेल्स के लिए दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे टाइम का आप मत जाइए कि टाइम वही रहेगा। ये जो रेशियो होगा, कोई भी सेल होगी उसी रेशियो में काम करेगा, तो उसके हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। या अगर आप इस ये जो घंटा मैंने दे रखा है, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो भी आपका आ जाएगा। समझ में आया? रेशियो से भी कर, जैसे सपोज कीजिए ये 11 घंटा, इस 24 घंटे कितना परसेंट आएगा भाई, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यही करेंगे ना। तो इसको आप निकाल लीजिए, जितना आएगा आपका वो परसेंटेज हो जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज, अगर आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इतना परसेंट बराबर इतना मिनट, तो पूरे परसेंटेज का कितना मिनट होगा वो भी निकाल सकते हैं। या नॉर्मली आपको रेशियो दिया गया, इस रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं। किसी भी फेज को आपको दे दिया, अगर 8%, 8 अगर देगा तो आप समझ जाना कि हाँ इधर वाले से इसका रिलेशन कैसा होगा, इधर वाले से कैसा होगा। 1:4:8:12 का है, मतलब। अगर ऐसा भी रहेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। मेरा कहने का सवाल ये है कि आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि कोई भी सेल का एक फेज भी अगर आपको दे दिया गया तो आप उस पूरे सेल्स के साइकिल का फेज बता सकते हैं, ड्यूरेशन कि कितना उसका टाइमिंग होगा डिवाइड करने का। नहीं, क्वेश्चन आपने क्या भेजा था ये तो मैंने नहीं देखा। ओके, यहाँ पर आपको सेल साइकिल के रेगुलेशंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं जो कि आपके सीएसआईआर के एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। पार्ट बी में भी पूछा जाता है और इनसे प्रॉब्लम बना करके पार्ट सी में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये जो टर्म लिखे गए हैं इनके बारे में कुछ पहले स्टेटमेंट है, पहले आप उनको सुन लीजिए, फिर इसके बाद इनका रोल और इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये आपको फिगर बता रहा है कि जो सेल का साइकिल है, उस सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग जगह पे क्या पाए जा रहे हैं, चेक पॉइंट पाए जाते हैं। तो ये चेक पॉइंट जो होते हैं उनका काम यही होता है कि बेसिकली वो इस चीज़ को चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर फेज में होने वाला जो प्रोसेस है क्या वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर हुआ होगा फिर तो इनके इस चेक पॉइंट पे काम करने वाले ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। और इनका डिग्रेडेशन इस बात का इंडिकेशन होता है कि हाँ इस फेज में होने वाला जो काम है वो नॉर्मली परफॉर्म हो चुका है और वो नेक्स्ट फेज के लिए क्या करती है, ट्रांजिट कर जाती है। तो इस पूरे ऐसे ही इस पूरे जितना भी आपको फेज दिखाई दे रहा है, हर फेजेस के लिए अलग अलग फेजेस के पॉइंट के लिए चेक पॉइंट आपके पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे उनका लोकेशन आप देख लीजिए। एक तो पहला आपको यहाँ पे एम फेज में जो कि एम चेक पॉइंट दिखाई दे रहा है, दूसरा आपका जीवन और एस, मतलब जीवन का जो ये पूरा साइकिल है इसके लास्ट पॉइंट में मतलब एस और जी के पास में पाया जा रहा है यहाँ पे, जिसको कि आप जीवन चेक पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक G2 चेक पॉइंट बताया जा रहा है, मतलब एस फेज ऐसा है जहाँ पे कोई भी चेक पॉइंट नहीं है। तो चेक पॉइंट आपके कहाँ कहाँ पे होंगे, जीवन फेज में होगा, एम फेज में होगा और इसके बाद G2 फेज में होगा। तो कभी कभी सवाल आपसे ये भी बनता है कि सेल साइकिल के कौन से फेज में चेक पॉइंट नहीं पाए जाते हैं, राइट। और दूसरा सवाल आपसे बनता है ये इनके साइक्लिन और सीडीके के कॉम्बिनेशन का, कि सपोज आपसे दे दिया जाए कि G2 चेक पॉइंट के लिए कौन सा साइक्लिन कायम करेगा या जीवन फेज के लिए कौन सा साइक्लिन या सीडीके काम करेगा। तो इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, इनको आपको ध्यान में रखना होता है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीडीके और साइक्लिन क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, साइक्लिन एक बेसिकली क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। जिसका नाम साइक्लिन है इसका मतलब ये होता है कि ये साइक्लिक प्रोसेस में बनती और बिगड़ती रहती है। अलग अलग फेज पे अलग अलग टाइम पे ये साइक्लिन जो प्रोटीन है वो बनेगी, अपना काम को परफॉर्म करने के बाद फिर से क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। ऐसे प्रोटीन्स को हम साइक्लिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि सेल साइकिल के साइक्लिक प्रोसेस में अलग अलग फेजेस में अलग अलग साइक्लिन प्रोटीन्स बनती है और अपना वर्क परफॉर्म करने के बाद फिर से क्या होती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं। इनका डिग्रेडेशन होने का दो सिग्निफिकेंस है। पहला, ये डिग्रेड होते हैं तो इस बात का साइन देते हैं कि उस पर्टिकुलर फेज में जो होने वाला काम था वो परफॉर्म हो चुका है।
और चूँकि इनका जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो ऑटोमेटेड आपका डीफॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। तो जब इनको एक्टिवेट होना होता है तो ये फॉस्फोराइलेट करते हैं, मतलब फॉस्फोराइलेशन होता है, और जब इनको डिग्रेड होना होता है तो वो डीफॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका नाम पड़ा क्या, साइक्लिन। तो कभी आपसे एक बार सवाल ये पूछा गया है कि साइक्लिन प्रोटीन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? क्या ये पूरे थ्रू आउट सेल्स कॉन्स्टेंटली रहते हैं या ये बनते बिगड़ते रहते हैं? अलग अलग फेज के लिए क्या अलग अलग साइक्लिन आते हैं, या एक ही साइक्लिन सारे फेज में क्या करता है, काम करता है? तो इस पॉइंट को बहुत ही क्लियरली आप समझिए कि साइक्लिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि साइकिल में मतलब कि सेल साइकिल में अलग अलग टाइम पे क्या होती है, अलग अलग प्रोटीन्स बनती रहती है। दूसरा, इसका बनना और डिग्रेड होना दोनों आपका चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली बनी हुई नहीं रहती है, बनेगी डिग्रेड होगी, बनेगी डिग्रेड होगी। सपोज जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे जो सेल है वो जीवन फेज में है, तो जीवन फेज के लिए जो प्रोटीन चाहिए होगा वो यहाँ पे बनेगा। जैसे ही आपका ये वाला फेज क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ये वाली प्रोटीन आपकी खत्म हो जाएगी, और इसका खत्म होना ही इस बात को बताएगा कि हाँ यहाँ पे जो प्रोसेस होना था वो परफॉर्म हो गया, आगे की तरफ ये मूव करेगी तो अगला वाला साइकिल क्या होगा, आपका बन जाएगा। तो ऐसे ही सभी अलग अलग पर्टिकुलर फेजेस के लिए अलग अलग साइक्लिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और उनका बनना मतलब सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। एक बार ऐसा नहीं है कि ये बन गए तो कांस्टेंट बने रहेंगे। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उन दोनों ही सवाल का आंसर आपको यहाँ पे दे दिया कि साइक्लिन आपका रेगुलरली बनने और बिगड़ने वाली प्रोटीन है। अलग अलग फेज के लिए अलग अलग साइक्लिन क्या होती है, बनती है। सीडीके बेसिकली साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, मतलब एक तरीके का एक काइनेज प्रोटीन होती है जिसका काम होता है फॉस्फोराइलेशन करना। तो और फॉस्फोराइलेशन किसका करेगा, सेरीन एंड थ्रियोनिन अमाइनो एसिड का, टारगेट प्रोटीन का। जो भी कोई प्रोटीन होगी उस प्रोटीन का क्या करेगा, आपका फॉस्फोराइलेशन करेगा ये सीडीके। ये सीडीके तभी काम करेगा जब साइक्लिन होगा। अगर साइक्लिन के साथ में आपका सीडीके है तब तो ये क्या करेगा, एक्टिव रहेगा, मीन्स काम करेगा। लेकिन आपका जैसे ही साइक्लिन आपका डिग्रेड हो जाएगा, ये सीडीके एक्टिविटी क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो जब साइक्लिन रहता है तब ये एक्टिव होकर क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करता है। जैसे ही आपका ये डिग्रेड होगा ये फिर से क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये प्रोटीन आपकी डीफॉस्फोराइलेट हो जाती है, मतलब अब उसका काम क्या होता है, खत्म हो जाता है, राइट। तो ये साइक्लिन और सीडीके का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये दोनों प्रोटीन और एंजाइम है। साइक्लिन आपका प्रोटीन है, सीडीके आपका एंजाइम है। तो पूछा जाता है कि सेल साइकिल के रेगुलेशन में इन्वॉल्व होने वाले जो कंपोनेंट हैं उनके पास कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? क्या दोनों ही सिर्फ प्रोटीन नेचर के होते हैं, या प्रोटीन और का एंजाइम दोनों नेचर के होते हैं, या दोनों ही आपके एंजाइम के नेचर के होते हैं? ऐसे भी सवाल की डिमांड आपसे की जाती है। तो याद रखिए, सीडीके और साइक्लिन का जो कॉम्प्लेक्स है जो कि सेल के साइकिल को रेगुलेट करने वाले कंपोनेंट माने जाते हैं, मशीनरी बोली जाती है या इंजन बोले जाते हैं सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले, जिसमें साइक्लिन आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी प्रोटीन है। सीडीके उसी साइक्लिन के ऊपर डिपेंड होकर के काइनेज एक्टिविटी शो करने वाली एक एंजाइम है जिसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है सीडीके। अब आते हैं अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग आपके सीडीके और साइक्लिन के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप अपने पूरे सेल साइकिल में देखिए तो इनके फेजेस के बेसिस पे इनका नाम रखा गया। जैसे इस पूरे फेज की बेसिस पे कैटेगराइज किया गया इनको चार कैटेगरी में। एक रखा गया आपका जीवन साइक्लिन, दूसरा रखा गया जीवन एस साइक्लिन, तीसरा रखा गया आपका G2 साइक्लिन, और चौथा रखा गया आपका एम साइक्लिन। तो इनका और इनका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाली जो फेज है वो आपकी किसको कहलाते हैं, दैट इज द जीवन साइक्लिन कहलाती है। तो जीवन साइक्लिन में आपका कौन कौन आता है, दैट इज द साइक्लिन डी आते हैं। तो कौन आएगा आपका, साइक्लिन डी। और जीवन और एस मीन्स ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों को मिला करके जहाँ पे ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों मिला करके जो बनता है उसको आप साइक्लिन जीवन और एस साइक्लिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन आ रहा है, दैट इज द ई आ जा रहा है। तो G1 और एस के बाद में आपको कौन दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो यहाँ के लिए आप क्या लिखेंगे, दैट इज द साइक्लिन ई।
अगर G2 की बात करें तो यहाँ पर आपको जो साइक्लिन दिखाई दे रहा है वो कौन सा होगा, दैट इज़, सॉरी एक और भी रहेगा एस, ना कि G2, सॉरी फॉर दैट। एस के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज अ साइक्लिन ए, और एम के लिए क्या रहेगा, दैट इज अ साइक्लिन बी। तो ये फेज और ये प्रोटीन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैच करने के लिए पार्ट सी में आता है। जीवन के लिए, जीवन एस के लिए और एम के लिए, कि कौन कौन से फेज के लिए कौन कौन से साइक्लिन है, ये आपको क्या होता है बताना रहता है। और कभी कभी और ज़्यादा टीडीएस अगर बनाएगा तो इन साइक्लिन के साथ में सीडीके का कॉम्बिनेशन भी पूछ देता है। तो सीडीके का कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा उसको ज़रा ध्यान दीजिए, कि जो आपका साइक्लिन डी है उसके लिए दो तरीके के सीडीके हैं। कौन कौन सा है, सीडीके आपका क्या है 4 है, और प्लस सीडीके क्या है आपका 6 है। ये दो कॉम्बिनेशन मिल करके जीवन साइक्लिन आपका क्या होता है बनाता है, मतलब बनता है। अगर साइक्लिन ई की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सीडीके क्या आता है 2 आता है, क्या आता है सीडीके 2। और अगर एस फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर अब भी आपका क्या आएगा सीडीके 2। और अगर आपका यहाँ पे एम फेज की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा सीडीके 1। ये कॉम्बिनेशन आपको बना करके दिया जाता है और इनसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से साइक्लिन के लिए, ये साइक्लिन का नाम है जीवन साइक्लिन, जीवन एस साइक्लिन और एम साइक्लिन। तो इनके लिए कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पर आपको ये ऐसे पेयरिंग करने के लिए दे दिया जाता है और बना करके पूछा जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला साइक्लिन है वो कौन कौन सा है, एस फेज वाला। एस फेज में चूँकि सिंथेसिस हो रही होती है इसलिए इससे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एस फेज के लिए आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे CDK2 है और साइक्लिन ए है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बनता है। वैसे तो आपके लिए चारों इंपॉर्टेंट है, नहीं पता कि कौन सा आपसे पूछेगा, तो चारों आप उसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो साइक्लिन का और CDK का जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी सबको क्लियर हो गया कि नहीं? मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या? सुनाई दे रहा है? अच्छा ओके। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे ये देखा कि साइक्लिन और सीडीके का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आएंगे चेक पॉइंट को लेकर के, कि आपके सेल में, सेल साइकिल में कितने चेक पॉइंट पाए जाते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये आपका एक चेक पॉइंट जीवन फेज के पूरे लास्ट पॉइंट पे क्या है पाया जा रहा है, मीन्स लोकेशन दिखाया जा रहा है। इस पूरे चेक पॉइंट का काम ये होता है कि जीवन फेज में जितनी भी एक्टिविटी होने वाली है, तो एक्टिविटी कौन कौन सी होगी, डीएनए रेप्लिकेशन, चूंकि इसके नेक्स्ट वाले फेज में होना होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स और जितने भी फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी एंजाइम्स और फैक्टर की आपका जो बनना होगा, सिंथेसिस होगी, वो कहाँ पे होगा, जीवन फेज में होगा। तो जीवन फेज का काम यही होता है कि पूरा का पूरा जो जो डिवीजन होने वाला है, उस डिवीजन के लिए सेल पूरा तरीके से इक्विप्ड है कि नहीं है, वो सारे एसेंशियल कंपोनेंट बने हैं कि नहीं बने हैं, इस चीज़ को चेकआउट करने का काम होता है। अगर कोई सेल्स जो कि इस जीवन फेज में रह रही है और उसने पूरा काम अपना कर लिया है, फिर तो आपका ये जो चेक पॉइंट पे पाए जाने वाले ये सीडीके और साइक्लिन मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, रेगुलेट मतलब यहाँ से परमिशन दे देंगे कि अच्छा अब आपको आगे जाइए। अदरवाइज अगर कंप्लीट काम नहीं हुआ रहेगा तो यहीं पे क्या करेगा, इसको रोक देगा, तब तक के लिए हॉल्ट करेगा जब तक के लिए पूरा अपना वो कंप्लीट काम नहीं कर लेता जीवन फेज में होने वाला। तो एक तरीके से ये गेट कीपर का काम करता है, और यही गेट कीपर ही इम्पोर्टेंट होता है सेल को एबनॉर्मल ग्रोथ से बचाने के लिए। अगर ये गेट कीपर कोई भी मिसिंग हो जाता है या यहाँ पे, कौन सा, नहीं नहीं, ये डेटा है, ये फैक्ट है, आपको क्वेश्चन में नहीं बताया। अरे भैया यहाँ, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का फेज सिर्फ जीवन है पूरा। और इस जीवन के साइक्लिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक जीवन साइक्लिन और एक जीवन एस साइक्लिन। ये वाला जो फेज है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, उसको थोड़ा क्लियर करिए। ये पूरा का पूरा फेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सिर्फ जीवन फेज है, और इसमें दो साइक्लिन है। यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है उसको पूरा जीवन बोला गया, यहाँ से यहाँ तक का वाला जो है उसको जीवन एस बोला गया। तो जीवन के लिए सी डी के डी है, मतलब सी डी के फोर साइक्लिन डी है, और जीवन और एस इन दोनों के जो ट्रांजिशन में है उसको साइक्लिन ई है। तो यही आपको यहाँ पे लिखा गया, जीवन स्लैश एस के लिए साइक्लिन ई और जीवन के लिए साइक्लिन डी। कहाँ दिक्कत है? यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, जीवन साइक्लिन है और जीवन एस साइक्लिन है। तो ये वाला जो लाइन आपको यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जीवन और एस को मिला करके है। ये वाली जो पूरी है वो आपकी सिर्फ जीवन है। क्लियर है? हाँ, तो ये पूरा डेटा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको आप अच्छे से कॉपी पे लिखिए। और ये फिगर भी आपके आपके सामने है, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। यही कॉम्बिनेशन बना करके आपको पार्ट सी में सवाल पूछा जाता है कि हाँ किसके लिए कौन करेक्टली मैच्ड है, या पार्ट बी में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाँ एस फेज में या साइक्लिन के नाम से दे देगा कि हाँ एस साइक्लिन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं उसके, सी डी के और साइक्लिन का कॉम्बिनेशन क्या है, ये भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि जीवन और मतलब साइक्लिन और सीडी का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन इसमें परमानेंटली बना रहता है और कौन आपका साइक्लिक फॉर्म में बनता है, कौन सा इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, कौन सा रेगुलेटरी कंपोनेंट है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। चेक पॉइंट की बात हम लोग कर रहे थे। चेक पॉइंट बेसिकली वही काम करता है कि उस पर्टिकुलर फेज में होने वाले जो एक्टिविटी या प्रोसेस होते हैं उनको चेकआउट करता है कि क्या वो प्रोसेस सही तरीके से परफॉर्म हुई है कि नहीं। अगर हुआ रहेगा फिर तो वो साइकिल को आगे परमिशन करेगा, अलाउ करेगा जाने के लिए, आगे के फेज में वो जाएगा। और अगर नहीं हुआ रहेगा तो उसको वहीं क्या करेगा, रोक देगा तब तक के लिए जब तक कि वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट अपना नहीं करता है। यही प्रॉब्लम हो जाती है कैंसर वाले प्रोसेस में, जब आपका ये चेक पॉइंट के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका उनमें म्यूटेशंस हो जाती है, तो जो रेगुलेशंस होती है वो कंप्लीट मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं चलती। कोई भी सेल्स है जो कि नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, सारी सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्स में अब नॉर्मल सेल्स जो है वो ग्रोथ करने लगते हैं, और उसी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो कैंसर में इस सेल साइकिल का और इस चेक पॉइंट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और आप इसको अगर समझ जाएंगे तो कैंसर को समझने में और हमें पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो यही से हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। सीडीके नहीं, नहीं, सीडीके कॉन्स्टेंटली आपके सेल्स में पाया जाता है, वो सिर्फ़ इनएक्टिव और एक्टिव होता है, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, ये मैंने आपको बताया लेकिन ध्यान नहीं दिया। साइक्लिन जो प्रोटीन्स है वो सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ये कंटीन्यूअसली चलता रहता है। अलग-अलग फेज़ में आपका बनेगा, डिग्रेड हो जाएगा। सीडीके आपके आपका एंजाइम है और आपके सेल्स में वो कंटीन्यूअसली पाया जाता है, वो सिर्फ़ एक्टिव और इनएक्टिव होता है, डिग्रेड और सिंथेसिस नहीं होती उसकी। ठीक है? हाँ, सीडीके प्रोटीन्स आपका बना रहेगा, सिर्फ़ उसका जो है एक्टिव और इनएक्टिव फ़ेज़ आएगा, जबकि आपका साइक्लिन जो होगा बनेगा और बिगड़ेगा। हाँ, हाँ, जब साइक्लिन बनेगा तो उसके साथ में कंबाइंड होकर के वो एक्टिव हो जाएगा, और अगर एक्टिव होगा तो टारगेट प्रोटीन को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा। और जब साइक्लिन आपका डिग्रेड हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब उसका नाम ही है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन, मतलब काइनेज एक्टिविटी। मतलब जब तक साइक्लिन है तभी तक उसके पास काइनेज वाली एक्टिविटी है। साइक्लिन गया, काइनेज गया तो फॉस्फोराइलेशन गया, फॉस्फोराइलेशन गया तो प्रोसेस खत्म। दैट इज वाई साइक्लिन को की कंपोनेंट माना जाता है रेगुलेटरी प्रोटीन का या सेल साइकिल का। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम अगर हो गई तो फिर काम बिगड़ जाता है, और यही होता है आपका कैंसर के केसेस में। तो यहाँ पे आप देखिए फटाफट जल्दी से, एक आपके पास चेक पॉइंट कहाँ पे है, जीवन में है।
एक आपका चेक पॉइंट कहाँ पे है, G2 में है, और एक चेक पॉइंट कहाँ पे है आपका एम फेज में है। ये 3 आपके चेक पॉइंट हैं। इन तीनों का काम यही होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में होने वाली जो चीज़ें हैं, वो हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर हो रहा है हुआ तो फिर आपका आगे जाएगा, नहीं हो रहा होगा तो फिर वहीं उसी स्टेज में रह जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा ये सेल साइकिल का जो रेगुलेशन होता है, उनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, जिसको कि आप साइक्लिन और सीडीके के नाम से जानते हैं। चेक पॉइंट्स हैं जो कि चेक करने का काम करते हैं। तो ये था आपका सेल का पूरा आपका एक क्लासिफिकेशन, ये था इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे-कैसे कौन-कौन से फेज़ को आप क्या बोलते हैं, और ये आपको दिखाया गया उनके रेगुलेशन वाले कंपोनेंट्स को कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो होपफुली अभी आपको सेल साइकिल को लेकर के काफ़ी कुछ आइडिया दिमाग में आपके आ गया होगा। बाकी इसका मॉलिक्यूलर लेवल और मैकेनिज़्म जो फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोरेशन की बात हम कर रहे हैं, वो अगले क्लास में आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल साइकिल जब पढ़ाएँगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। यहाँ पर कुछ फिगर्स लगाए गए हैं, उन फिगर को देख कर के आपको कुछ समझ में आएगा, और इससे आपसे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि इंटरफ़ेज़ और इंटरफ़ेज़ का ऐसे ग्राफ बना हुआ है, और आपको दिखाया जा रहा है कुछ चीज़ों का लेवल। कौन-कौन सी चीज़ का यहाँ पे लेवल है, जैसे साइक्लिन है, और मेटाफ़ेज़ प्रमोटिंग फैक्टर है, मीन्स एमपीएफ फैक्टर है। तो इनका एक्टिविटी कब-कब हाई होगा, कब-कब लो होगा, ये आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं अच्छे तरीके से। तो इस फिगर को आप देख के समझिए, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये वाली जो लाइन है वो दिखा रही है इंटरफ़ेज़ को, ये दिखाई दे रहा है माइटोटिस फ़ेज़ को। तो माइटोटिस का मतलब जहाँ पे डिवीज़न हो रहा है। तो मेटाफ़ेज़ प्रमोटिंग एक्टिविटी जो मीन्स जो फैक्टर है, उसकी जो एक्टिविटी होगी इंटर मतलब माइटोसिस फ़ेज़ के टाइम पे सबसे क्या होगा, हाई होगा। और जबकि आपका जैसे आपका इससे इंटरफ़ेज़ में अगर आएगा तो क्या होगा, आपका लो हो जाएगा, ना के बराबर। आप देखिए यहाँ वाले पूरे पी पॉइंट पे आप देखिए, ये पैरेलल किसके है, इसके माइटोसिस के, तो यहाँ पे हाई है। जैसे-जैसे इंटरफ़ेज़ तरफ आ रहा है, यहाँ पूरा-पूरा क्या हो रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, आपका लो है। तो लो और हाई कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इंटरफ़ेज़ के टाइम पे मेटाफ़ेज़ प्रमोटिंग फैक्टर का जो लेवल होगा वो क्या होगा, एकदम लो होगा, ज़ीरो होगा। ऐसे ही जो साइक्लिन प्रोटीन होगी वो भी आप देखिए, जब आपका इंटरफ़ेज़ हो रहा होगा तो ये आपका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, बाकी टाइम पे क्या होगा, आपका लो हो जाएगा, मीन्स मतलब वो डिग्रेड हो जाएगा। तो साइक्लिन और मेटाफ़ेज़ प्रमोटिंग फैक्टर, इन दोनों का कंसंट्रेशन तब आपके सेल्स में ज़्यादा होगा जब आपकी सेल्स क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी, मतलब माइटोटिक फेज में होगी। बाकी प्रिपरेटरी फेज में इनका कोई काम नहीं रहेगा, मतलब इस तरीके से कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं कि इनका लो रहेगा। तो आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने सेल साइकिल में दिखाया कि प्रिपरेटरी फेज में सारे के सारे प्रोटीन्स बन रहे थे, तो फिर ये साइकिल में भी आपका लो और हाई कैसे होने लगा? आया मन में सवाल? नहीं आया तो मैं ला देता हूँ, पीछे देखिए। अब आ रहा है? हेलो? कैसे, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है या फिर आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही? मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा सही से। वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ मैं कि कैसे ये हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत हो रही है? हेलो? अच्छा, पहले तो ये जो मैं समझा रहा था ये समझ में आ रहा था? हाँ, है ना? ये जो ग्राफ है, हाँ, तो मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि ये ग्राफ आपको ये दिखा रहा है कि साइक्लिन का कंसंट्रेशन सबसे हाई कब है, जब माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, मतलब जब सेल्स आपकी डिवाइड कर रही है। इंटरफेज के टाइम पे इसका लेवल क्या हो जा रहा है, आपका लो हो जा रहा है, राइट? तो सवाल मेरा ये था कि अभी अभी जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि ये सारा का सारा साइक्लिन आपका इंटरफेज में भी दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? तो ये आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि सर अभी तो आपने दिखाया कि इंटरफ़ेस में साइक्लिंग बन रहा है, जबकि ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे साइक्लिंग जो है वो इंटरफ़ेस में कम हो जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे सही हैं? अरे भाई, साइक्लिंग कॉमन वर्ड लिखा है, इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि सबके लिए बात कर रहा होगा। हाँ,
अभी देखिए सही पकड़ी हैं आप। ये जो आपको ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है कि मतलब साइक्लिन का जो लेवल है वो बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। और इंटर मतलब ऐसा नहीं कि जीरो हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर साइक्लिन जो प्रोटीन है उसका कंसंट्रेशन अगर आप हाई लेवल देखेंगे, तो जब जब वो डिवीजन के टाइम पे हो रहा है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इंटरफेज के टाइम पे भी बन रहे हैं, ये देखिए पूरा फेज जैसे यहाँ से आप ग्राफ में लाइए, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका आ रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ से यहाँ तक भी इंटरफेज पे साइक्लिन है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब कि जो इंटरफेज है, प्रिपरेटरी फेज, उस फेज में आपके साइक्लिन का लेवल कम है एज कंपेयर टू द माइटोटिक वाले के। तो जो डिवीजन फेज है उस दोनों डिवीजन वाले फेज में दोनों ही फैक्टर का मतलब एमपीएफ फैक्टर का, साइक्लिन का, दोनों का लेवल सबसे हाईएस्ट है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि पूरे सेल साइकिल के टाइम में साइक्लिन प्रोटीन का कंसंट्रेशन कब सबसे हाईएस्ट रहेगा, तो उसके लिए आप ये ग्राफ अच्छे से यूज कर सकते हैं कि यस, जब डिवीजन कर रहा होगा मीन्स एम फेज के टाइम पे साइक्लिन प्रोटीन का लेवल सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाकी आपका ये क्या होगा। हाँ। हम्म, हाँ। 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 देखिए ये है तो फेज का ही, मतलब आपको ये जो टिप पॉइंट है वो दिखा रहा है कि ये मैक्सिमम सिंथेसिस हो रही है। बाकी इधर की तरफ जो दिखा रहे हैं वो कम हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ से चलते हैं, सपोज कीजिए कि आपका ये सेल का स्टार्टिंग करना शुरू हुआ, तो ये आपका आते आते जो आपका मतलब जो फेज है यहाँ पे पहुंचा, सबसे मैक्सिमम हुआ, फिर ये डिग्रेड हुआ। ये जो ग्राफ है वो आपको ये दिखा रहा है कि साइक्लिन का जो लेवल है वो कांस्टेंट नहीं है, वो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। और मैक्सिमम लेवल जो उसका साइक्लिन का है वो कौन से जगह पे है, जब आपका वो फेज कैसा है, दैट इज द माइटोसिस का, मतलब डिवीजन टाइप का है। हम्म। ओके, यहाँ पे आपको फिर से वही फिगर है जो फिगर मैं अभी आपको समझा रहा था। ये कुछ फिगर हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं कि कैसे साइक्लिन और एक साइक्लिंग का दूसरे साइक्लिंग के साथ में कैसा रिलेशन होता है, ओवरलैपिंग होती है। जैसे देखिए जो जीवन की साइक्लिन है, जीवन के लिए साइक्लिन कौन सा था, जल्दी बताइए। पक्का। और साइक्लिन जीवन एस कौन सा था। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो जीवन साइक्लिन है, इसकी सिंथेसिस जीवन से स्टार्ट होकर के जाते जाते पीक पॉइंट पर आपका आया, और ये जा करके ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, जीव2 वाले पे, मतलब ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। तो आपको ये दिखा रहा है कि जीवन साइक्लिन और एम साइक्लिन मतलब माइटोटिक साइक्लिन, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, आपके ओवरलैप कर रहे हैं। और वो पॉइंट कहाँ पे है आपका, इन दोनों के फेज बीच का फेज, दैट इज एस फेज, जो एस फेज का टाइमिंग है, उसी फेज पे ये दोनों के साइक्लिंग क्या कर रहे हैं, आपके ओवरलैप कर रहे हैं। तो मतलब आपको इस ग्राफ से या इस फिगर से ये बताया जा रहा है कि कोई भी फेज का या किसी भी कोई भी साइक्लिन जो है वो जो बन रही है उसका बनने का लेकर के मैक्सिमम पॉइंट पहुंच करके फिर से डिग्रेड होने में जो ड्यूरेशंस है वो अपने ही साइकिल के अलावा मतलब अपने ही फेज के अलावा दूसरे फेज में भी क्या कर रही है, जा करके इंटरप्रेट कर रही है। तो जैसे जीवन का आप अगर देखेंगे तो जीवन वाले का साइकिल का जाना खत्म होना कहाँ पे हो रहा है, G2 पे हो रहा है। और जो जीवन एस मतलब माइटोटिक वाला है उसका शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस फिगर से आप ये बताते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग इस बात को बताती है कि जब तक उसके पहले वाले फेज का मतलब ये जीवन साइक्लिन का प्रोटीन का साइक्लिन का लेवल कम होना इस वाले साइक्लिन के लिए एक मैसेज कन्वे करता है कि हाँ, ये वाली स्टेप में प्रोसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको अपना काम करना है, मतलब सेल आपकी आगे प्रोसीड कर रही है, तो उसका सिंथेसिस क्या होता है, होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक आपके फेज के प्रोटीन का साइक्लिन का डिग्रेडेशन होना उसके अगले वाले फेज के साइक्लिन के सिंथेसिस होने के लिए एक तरीके से मैसेंजर का काम करता है। यही बात है आपको ये बताना चाहता है। मतलब ऐसा आप नहीं है कि जीवन वाली जो प्रोटीन होगी वो सिर्फ जीवन में बनेगी
और एम वाली जो प्रोटीन होगी वो सिर्फ एम में बनेगी। मतलब यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, मीन्स ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैपिंग इसलिए होती है क्योंकि आपका एक जो फेज के साइक्लिन है पूरी तरीके से डिग्रेड होने से पहले ही दूसरे फेज के साइक्लिन का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि आपके जो सेल का प्रोसेस वो पॉज ना हो, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो बने हुए रहें, आपका प्रोसेस जो कंटिन्यूसली क्या हो वो चलता रहे। अगर ऐसा होगा कि एक फेज का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब बनेगा, तो वहाँ पे आपके सेल के टाइम में लैकिंग आएगी, जो कि सही नहीं है। तो ये फिगर आपको यही बताता है कि यहाँ पे दो फेज के प्रोटीन्स में आपका ओवरलैपिंग होता है। ये वाला जो आपका फिगर है इसको हम नेक्स्ट पेज में बताएंगे कैक और वीक प्रोटीन क्या है, और कैसे आपका थ्री यूनिट की इस पे फॉस्फोराइलेशन होता है जो कि साइक्लिंग को करके जाता है। ये पूरा मॉलिक्यूलर अप्रोच है, तो इसको कल समझेंगे हम लोग। राइट, यहाँ पे भी आपको दिखाया जा रहा है कि CDC2 और CDC काइनेज जो एक्टिविटी है कैसे जीवन वाले फेज को G2M में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये तीन जो फिगर थे आपके आज के क्लासेस के लिए हैं, बाकी इन दोनों को हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अभी पहले देख लेते हैं कि नॉर्मली आपका माइटोसिस और मियोसिस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मियोसिस को हम रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, और ये रिडक्शनल सेल डिवीजन का मतलब हाफ हो जाना, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जर्म सेल्स में पाई जाती है, और इसको आप इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। और ये सोमेटिक सेल्स में क्या होती है, पाई जाती है। तो जितने भी आपके इस बॉडी में सोमेटिक सेल्स हैं सब में क्या होगा, आपका माइटोसिस होगा। जो आपके जर्म सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होगा, आपका मियोसिस होगा। मियोसिस को आप रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। फ्लो चार्ट आपका क्या बताता है, यहाँ पर आपको दिया जाता है कि अगर एक कोई जो सेल्स है जिसके पास मान लीजिए अगर आपका 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। फर्स्ट टाइम पे जो डिवीजन होगा वहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेगा दैट इज द n बन जाएगा। मीन्स जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे क्या होंगे, वो रिड्यूस होकर के हाफ हो जाते हैं। और इसके बाद फर्दर यहाँ से जो प्रोसेस चलती है इसको आप डिवीजन फर्स्ट बोलते हैं, इसको आप डिवीजन सेकंड बोलते हैं। तो डिवीजन जो सेकंड होती है वो सिमिलर होती है एज कम्पेयर टू द माइटोसिस के। यहाँ पे आपका यहाँ पे भी एन रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, एन रहेगा। तो इस तरीके से एक 2n वाले पेरेंटल सेल्स से आपका बेसिकली n नंबर वाले 4 डॉटर सेल्स क्या होते हैं, बनते हैं। तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, और जिनका क्रोमोसोम का नंबर कैसा होगा, दैट इज द एन होगा, मीन्स हेप्लॉइड होगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन हमेशा आपके हेप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स को बनाते हैं, और इन हेप्लॉइड सेल्स का नंबर आपका एक सेल से बनने वाली संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और यहाँ पे जो पेरेंटल सेल्स होगा वो कैसा होगा, आपका डिप्लॉयड होगा। और इस एक डिप्लॉयड सेल से 2 टाइम्स डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे दैट इज द 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। दैट इज वाई आप इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर पेरेंटल वाले से डॉटर वाले में जस्ट क्या होता है, हाफ हो जाता है। जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा उसका जस्ट यहाँ पे हाफ हो जाएगा। अगर टू एन है तो यहाँ पे एन हो जाएगा, 4n होगा तो 2n हो जाएगा, 6n होगा तो 3n हो जाएगा। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका हाफ हो जाएगा। माइटोसिस सेल डिवीजन को इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल सेल्स में अगर आपका 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, आपके 2n के फॉर्म में ही होंगे। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, डॉटर सेल्स है, और उसके ऊपर का जो आपका ये सेल्स है ये पेरेंटल सेल्स है। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो उनके क्रोमोसोम्स के फिगर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आते हैं। जो भी नंबर आपका यहाँ पे होगा वही नंबर आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे सिर्फ एक बार ही सेल डिवीजन होता है, और एक ही बार आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन आपका एक बार होता है, डिवीजन आपका क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो जिसकी वजह से आपका यहाँ पे 4 सेल्स बनते हैं, और यहाँ पे आपका 2 सेल्स बनता है। ये सोमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ये जर्म सेल्स में पाए जाते हैं। तो ये कुछ आपके क्या है, कॉमन डिफरेंसेस है। मियोसिस में चूंकि आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब दो आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, लाइक दैट। इस तरीके से मान लीजिए आपके दोनों क्रोमोसोम्स थे, तो इनमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। इनका वाला यहाँ पे चला जाता है ऐसे, और ये ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे आपके क्या बन जाते हैं, क्रॉस ओवर बन जाते हैं। एक ऐसे रहेगा, एक इसका अलग कलर आ जाएगा, और लाइक दैट क्या रहेगा। फर्स्ट सेल्स से ये वाली, ये
हाँ, हाँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा है रेप्लिकेशन होने का कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हुए हैं और इसके बाद आपका डिवाइड हो रहा था। ये डिवीजन फर्स्ट है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, हाफ हो जाएगा। माइटोसिस में हाँ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपका देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पैरेंटल सेल्स में यहाँ पे 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम। यहाँ पे भी आप देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ, रेप्लिकेशन होने के बाद ये डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या बनेंगे, आपके रिकॉम्बिनेंट टाइप के बनेंगे, मतलब क्रॉसिंग ओवर पाई जाती है, जबकि यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता, यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। तो फटाफट देखिए आपके क्या क्या डिफरेंसेस हो गए मियोसिस और माइटोसिस में। माइटोसिस आपकी जो होगी वो सोमेटिक सेल डिवीजन, सोमेटिक सेल से पाई जाती है। सोमेटिक सेल्स का मतलब, हाँ, जो स्ट्रक्चरल सेल्स होती हैं जिनसे कि आपका स्ट्रक्चर बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब जर्म सेल्स जो होती हैं जिनसे कि रिप्रोडक्शंस होते हैं, मतलब जेंडर डिसाइड होते हैं, उनको आप जर्म सेल्स बोलते हैं। तो उनमें जो पाया जाएगा वो क्या होगा, दैट इज द मियोसिस, और इनमें जो पाया जाएगा क्या होगा, दैट इज द माइटोसिस, राइट। और माइटोसिस के केस में क्या होगा, सिंगल टाइम रेप्लिकेशन होगा, सिंगल टाइम डिवीजन होगा। एक पेरेंटल सेल्स से दो डॉटर सेल्स बनेंगी। पेरेंटल सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। जबकि मियोसिस में आपका टू टाइम्स क्या होगा, डिवीजन होगा, वन टाइम सेल का रेप्लिकेशन होगा। और एक पेरेंटल सेल्स से चार डॉटर सेल्स बनेंगी, और पेरेंटल सेल्स के कंपेरिजन में डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जस्ट हाफ होंगे। दैट इज़ वाई इसको हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस पाई जाती है, वेरिएशंस मिलते हैं। जबकि माइटोसिस के केसेस में कोई भी क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, तो यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। मियोसिस का अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। मियोसिस की प्रोसेस अगर नहीं होगी तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो नए नेक्स्ट जनरेशन्स में आने वाले जो जनरेशन्स होती हैं उनमें कोई वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। और वेरिएशंस अगर नहीं होगा तो अडाप्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, और अडाप्टेबिलिटी अगर नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि फॉर एवोल्यूशन, किसी भी स्पीसीज़ के लिए एवोल्यूशन होने के लिए आपका वेरिएशंस का होना बहुत ज़रूरी है। और वेरिएशंस को होने के लिए क्या ज़रूरी है, दैट इज़ द रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशंस को होने के लिए क्या ज़रूरी है, दैट इज़ द क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होने के लिए क्या ज़रूरी है, दैट इज़ द मियोसिस। सो अल्टीमेटली मियोसिस इज़ द की फैक्टर फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अगर ये नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और ये नहीं होगा। और इवोल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी स्पीसीज़ को बेटर परफॉर्म करने के लिए, बेटर अडाप्टेबिलिटी के लिए, आने वाले जो डायनामिक सिचुएशंस हैं उनमें अडाप्ट करने के लिए। हमारी अपनी ही स्पीसीज़ में आप देख लीजिए, आज से 10 साल मतलब 10 जनरेशन पहले वाले जो आदमी रहे होंगे, 10 जनरेशन आप मत जाइए अपने घर में, अगर आपके दादा हैं, दादी हैं, परदादी हैं, आप उनसे और आपके जो बच्चे हैं, मतलब आपके जो चाइल्ड हैं, उनमें आप देखिए कितना डिफरेंस है। हमारे दादा दादी लोगों को शायद ये समझ में नहीं है, बात आती है कि एक छोटे से मेमोरी कार्ड में हज़ारों गाने कैसे भरे रहते हैं, जो कि दिखता नहीं, वो चलता कैसे है। लेकिन आज के जनरेशन के बच्चे को अच्छे समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ क्या होती है। दादा लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जिस फ़ोन में कोई बटन नहीं है, जिस फ़ोन में कोई नंबर नहीं है, ये लोग सारा नंबर कैसे लगा लेते हैं इसमें से। लेकिन आज के जनरेशन की क्या चीज़? ओहो! सारी जितनी चीज़ें आप इवोल्यूशन में अडैप्टेबिलिटी में आती हैं, सारा का सारा जेनेटिक नहीं होता, दोनों को कॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक एज़ वेल एज़ एनवायरमेंटल। लेकिन नहीं, 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 नहीं है रोल, बिल्कुल रोल है। रोल मियोसिस का होना और उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आप सपोज़ कीजिए कि आज के जनरेशन्स के जो बच्चे हैं, उनको जो माहौल मिल रहा है, बच्चे पहले भी होते थे लेकिन उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आज का जो टाइम है, मतलब आज के हिसाब से जो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, उसमें अडॉप्ट करने के लिए वैसा टेम्परामेंट चाहिए, और वो आपको जेनेटिकल से ही आएगा। उसके लिए मियोसिस का होना ज़रूरी है। और यही आपको बता हुँ।
हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल दिखता भी है आप आ नहीं, नहीं सिद्धार्थ का सवाल अच्छा है और ऐसे सवाल आने चाहिए दिमाग में। देखिए, जानवरों पे भी ये बात लागू होती है और आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ हमारी ही चीज़ इवॉल्व हो रही है? नहीं, जितने भी पौधे हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब में इवोल्यूशन हो रहा है क्योंकि ये जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वो डायनामिक है, वो चेंज हो रहा है। अगर जैसे आपको डार्विन का लॉ क्या बताता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर चेंज होते हुए कंडीशंस में सर्वाइव करना है तो अपने आप को उसमें फिट साबित करना पड़ेगा, अपने आप को चेंजेस लाना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए अभी बहुत ज़्यादा अचानक से ठंडा पड़ना शुरू हो जाए, तो उस ठंडी वाली कंडीशंस में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जानवर हैं जो कि बेचारे मर जाते हैं क्योंकि उस अडाप्ट मतलब उसमें अडाप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को चेंजेस जो आया उसमें अडाप्ट नहीं कर पाए। तो ये अडाप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे लोगों में हो रही है। ये जो इन्वायरमेंटल का फैक्टर है ना, बात बात सुनिए, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है ना वही आपके अंदर में जीन के एक्सप्रेशंस को क्या करता है, चेंज करता है। आपके जैसे जिस हिसाब के आप माहौल में रहते हैं वैसा आपके बॉडी में क्या होता है, चेंजेस आना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ें सब पे लागू होती हैं, चाहे वो जानवर जंगल में रह रहे हैं, आपका पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट तो हर जगह का चेंज हो रहा है ना। जो रिसोर्सेस हैं वो सबके लिए चेंज हो रही हैं। पहले के जो जानवर हुआ करते थे उनको खाने पीने के लिए भरपूर मात्रा में जंगल में मिला करते थे, अभी जंगलों की संख्या कम हो रही है, उनको भी खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही पहले हमारे खाने पीने की जो सुविधाएं होती थी या खाने पीने का जो सिस्टम होता था वो अलग होता था, लेकिन अभी आज के डेट में देखिए अलग हो रहा है। तो हम भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या करें, अडाप्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए दादा परदादा लोग क्या है, अगर आप उनको रेस्टोरेंट में लेकर के चले जाइए तो वो बड़े अनकंफर्ट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे ऐसा चीज़ नहीं देखा था, वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। अभी आप अपने दादा को या दादी को मॉल में लेके चले जाइए, 1 घंटे के अंदर में उनका पूरा पूरा हालत खराब हो जाएगी। वो बोलेंगे भैया जल्दी से चलो घर तुम, हमको घर ही सही लगेगा। लेकिन वही अगर आप अपने जनरेशन के बच्चे को लेकर के जाएँगे तो वो एन्जॉय करेगा, मस्त फर्स्ट क्लास एसी देखेगा, बढ़िया-बढ़िया जो शॉपिंग। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट है, उसका इम्पैक्ट सारे लिविंग सिस्टम पे पड़ता है और सारे लिविंग सिस्टम अपने आप को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्टेबिलिटी होने के लिए उन्हें वेरिएशंस होना ज़रूरी है और वो वेरिएशंस आते हैं आपके जेनेटिकल से। तो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि आपको चेंज करने के लिए मजबूर करता है। जो चेंज नहीं हो पाएगा, डेफ़िनिटली वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। आप किसी भी चीज़ पे ये लागू करके देख लीजिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के डेट में इतना ज़्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन्स है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि जो अपने आप को फिट साबित करेगा वही एग्ज़ाम क्रैक करेगा और वही आगे सर्वाइव करेगा, बाकी सब लोग फेल्योर हो जाते हैं। तो ये फिटनेस का जो लॉ उन्होंने दिया था स्ट्रगल फॉर द फिटनेस के लिए, फिटेस्ट के लिए, वो लॉ अभी भी फॉलो होता है। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, चाहे वो खाने के लिए, चाहे वो शेल्टर के लिए, चाहे वो मतलब लाइफ मेट के लिए, किसी के लिए भी कॉम्पिटिशन सब जगह पे हो रही है। और जो कैंडिडेट या जो भी इंडिविजुअल्स अपने आप को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में फिट कर लेता है और वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए योग्य बना लेता है, वो इंजॉय कर रहा है, मज़े कर रहा है। अच्छे तरीके से। जैसे आप देखिए ना कि अभी ये पेट्रोल का दाम हाइक हुआ, तो उस पेट्रोल के दाम को लेकर के सब लोगों ने स्टार्टिंग में कितना टेम्परामेंट बनाया, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब अडॉप्ट हो गए। अभी आप देखिए किसी का भी दिमाग में नहीं आता है कि हाँ, पेट्रोल ₹100 पे चल रहा है या फिर आपका डीज़ल 95 पे चल रहा है, किसी को आता है? नहीं आता है। शुरू-शुरू में थोड़ी-सी दिक्कतें हुई कि जहाँ 75 से डायरेक्टली जब 100 हो गया, तो लोग परेशान हो गए, लेकिन फिर अभी अडॉप्ट हो गए हैं, सब समझ गए हैं अच्छे तरीके से। और रोड पे आप निकलिए, गाड़ियों की संख्या पहले के कंपैरिज़न में ज़्यादा हो गई है। किसी भी शोरूम में आप जाइए, 1 घंटे खाली आप वहाँ पे कोटेशन लेने के लिए चले जाइए। उसी 1 घंटे के अंदर में आपको देख के जानने को मिलेगा कि हाँ, 2-3 लोग आए और कार को पा बुक करा के चले गए। इतनी तेज़ गाड़ियाँ बिक रही हैं। जी हाँ, हाँ। हुँ। देखिए
प्रिपेयर करने के लिए तो अवनीत देखिए वही है कि जो चीज़ें आपके लिए नई हैं उनके लिए थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। उनका ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आपको बोल दें कि आप यही करिए। उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको मैक्सिमम टाइम एक्सपोज़र दीजिए। जैसे जो टर्म्स और जो टॉपिक आपके लिए एकदम नया है ना, उसको थोड़ा बार-बार आप पढ़िए, बार-बार उसको देखिए, वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और वैसे आपको अभी हार्मोन्स भी पढ़ाएँगे तो वहाँ पे भी आपको रिसेप्टर पढ़ाएँगे तो 2-3 बार आपको रिवीजन और भी हो जाएगा। थोड़ी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएँगी। अच्छा मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि माइटोसिस और मेयोसिस में ये चाहिए सारी चीज़ें क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब देखिए आज का जो क्लास है समझिए कैसे आपको पूरा फाउंडेशन बनाना है ताकि कल जब हम इनका ये पूरा माइटोसिस और मेयोसिस। हाँ, पूछिए। हाँ, किसके लिए? हुँ, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ये सुना है आपने? हाँ? तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे ये चीज़ होगी। जहाँ तो आपने थोड़ा कम पढ़ा। आप बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शंस पढ़िए, आपको वहाँ पे 3 मेथड पढ़ाए जाएँगे, जिसमें आपको पहला पढ़ने को मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। और इन तीनों ही फेज़ में डीएनए का एक्सचेंज होता है, जिससे कि उनमें वेरिएबिलिटी आती है, जो कि अपने आप को नया स्ट्रेन या नया प कैरेक्टर वो ले आते हैं। दूसरा उनके पास प्लाज़्मिड होती है, जो प्लाज़्मिड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रेप्लिकेबल होता है और रेप्लिकेशंस के टाइम पे वो सीक्वेंसेस को चेंज करता है, जो कि उनको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। ये जो तीनों फेज़ मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन ये बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों फेजेज़ में जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है इन्वॉल्वमेंट होता है और जहाँ कहीं पे भी जेनेटिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट है दैट मीन्स वो वेरिएशन क्रिएट करेगा और वही वेरिएशंस उनको अलग बनाता है अपने प्रीवियस वाले प्रोजेनी से। ठीक है? तो वहाँ पे माइक्रोब्स में मतलब बैक्टीरिया में ऐसा मियोसिस सेल डिवीजन का टर्म नहीं आता है, वहाँ पे ये टर्म आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और इन तीनों को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का मत यहाँ पे ये भी रहता है साइंटि आपको आपको अभी माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ाएँगे जिसमें आपको होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप पढ़ाना है और बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ाना है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में, कॉन्जुगेशन में, ट्रांसडक्शन में कैसे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है और वो दूसरे वाले डीएनए का जेनेटिक मटेरियल दूसरे वाले सेल्स में जा रहा है, जिससे कि उसमें वेरिएशंस बनते हैं और वो अडैप्टेबिलिटी के लिए उसके लिए हेल्प करता है। ये टर्म आपने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो आप ऐसे समझिए कि जहाँ कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का टर्म आता है, वहाँ पे वेरिएशंस आएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरी चीज़ ये भी आप देखिए कि जैसे एडैप्टेबिलिटी के लिए हमेशा जेनेटिक मटेरियल के सारे कंपोनेंट में चेंज होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपका चेंज होता है तो वो वेरिएशंस कॉज़ कर सकता है और वेरिएशन से एडैप्टेबिलिटी हो जाती है। तो आपने एक वर्ड सुना है म्यूटेशन और आपको ये पढ़ाया जाता है कि म्यूटेशन इज़ नॉट ऑलवेज़ हार्मफुल। म्यूटेशन भी एक फैक्टर है वेरिएशंस को लाने के लिए और ये वेरिएशन भी आपके लिए मतलब बैक्टीरिया के लिए हेल्पफुल होते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया जो अपने आप को वेरिएबल बनाते हैं उनके केसेस में म्यूटेशन होता है और वो म्यूटेशन हमारे आपके लिए हार्मफुल है लेकिन उनके लिए बड़ा यूज़फुल होता है। एग्जैक्टली exactly.
तो उनमें जिन जिन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शंस नहीं होता है या जिन माइक्रोब्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उनमें वेरिएशन के जो सोर्सेस होते हैं वो म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन से वेरिएशंस आते हैं जिससे कि उनके मतलब एडेप्टेबिलिटी आती है ना। और हम लोग चूंकि यहाँ पे मियोसिस की बात कर रहे थे, तो बेसिकली ये मियोसिस का टर्म अप्लाई होता है यूकैरियोट पे। तो यूकैरियोटिक के एवोल्यूशन के लिए या यूकैरियोटिक के वेरिएशंस के लिए मियोसिस सेल डिवीजन की फैक्टर माना जाता है, और उस मियोसिस में आपका क्रॉसिंग ओवर। आज बहुत सारा सवाल पूछ लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल, मैं यही यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सवाल पूछें, और अच्छा सवाल पूछें। मतलब जैसे आज आप लोग पूछ रहे हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा। बिल्कुल। और फिर लाइव क्लास होने का फिर क्या फ़ायदा कि सिर्फ़ वन वे कम्युनिकेशन होता रहे, मैं पढ़ाता रहूँ, आप लोग शांति से सुनते रहें। सवाल बनने चाहिए, है ना? ओके, देखते हैं यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है माइटोसिस और मियोसिस का, कि इनमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। वैसे इनको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। माइटोसिस में यहाँ पे क्रोमोसोम का सेट दिखाया जा रहा है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयर में है, और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को आप कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। लाइक मान लीजिए आपका ये क्रोमोसोम्स ये है, ये क्रोमोसोम्स ये है, तो इसका जो होमोलॉगस होगा वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, लाइक दैट। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं इनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है। और इनको आपस में क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। इनको भी क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोफेज में आपको दिखाया जा रहा है कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये प्रोफेज का स्टेज है जहाँ पे जो क्रोमेटिड था मीन्स क्रोमेटिन था, और कंडेंस होकर क्रोमेटिड बनाया, और क्रोमेटिड अब डुप्लीकेट होकर क्या हुआ है, मतलब ये डबल उसमें के फॉर्म में आया है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बताना यहाँ पे भूल गया। अगर आप सेल डिवीजन की बात अगर करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे दो मैं टर्म देता हूँ। एक आपको दे दूँ जैसे लाइक एज ए 2n, और एक दे दूँ आपको 2c। तो इसको लेकर के ना बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए आपका सेल, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा पीछे हाँ यहाँ पे चलते हैं। मान लीजिए आपका ये G1 फेज है, फिर आपका ये S फेज है, ये फिर आपका G2 फेज है। ये तीन फेज अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे दे दिए जाएं, और इन तीनों फेजेस के लिए अगर आपको मैं ये नंबर दूं कि जैसे 2n जो है वो क्रोमोसोम को बताता है, और 2c जो है वो आपके डीएनए को बताता है, फॉर एग्जांपल, राइट। एन जो है वो क्या है, दैट इज अ क्रोमोसोम का नंबर है, और सी क्या है आपका, दैट इज अ डीएनए है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एन इज इक्वल टू, हाँ, एन इज इक्वल टू क्रोमोसोम, और सी इज इक्वल टू डीएनए कंटेंट। तो आप देखेंगे कि अगर इनिशियली आपके पास जीवन फेज में यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर था 2, और डीएनए का कंटेंट था 2, एस फेज में अगर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका एन का नंबर जो रहेगा 2n रहेगा, लेकिन जो सी का नंबर वो क्या होगा, वो आपका 4 हो जाएगा। और जैसे ही आप G2 फेज में जाएंगे उस फेज में भी आपको यही दिखाई देगा कि यहाँ पे भी आपका एन का नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। इस ग्राफ से आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग इंटायर सेल साइकिल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम इन एनी फेज। किसी भी फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो सेम रहेंगे, दैट इज द इनिशियल नंबर जो रहेगा। 2n के फॉर्म का मतलब होता है डिप्लॉयड। अगर अपनी हम लोग बात करेंगे तो आपका क्या रहेगा, 46 रहेगा। लेकिन जो डीएनए का कंटेंट होगा वो जीवन फेज के बाद वाले फेज में अगर आप बात करेंगे तो वो डबल हो चुका रहेगा। अगर यहाँ पे 2c है तो यहाँ पे क्या होगा, 4c हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो यहाँ पे 90 कितना हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इससे ये बात आपको समझने की कोशिश कराना चाहता हूँ कि सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं। क्रोमोसोम्स का नंबर हमेशा वही रहेगा जो इनिशियल फेज में था।
साइज बड़ा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, कंडेंस होगा, विजिबल अच्छा होगा, लेकिन नंबर नहीं बढ़ेगा। अरे क्रोमोजोम्स नहीं है भैया, डीएनए का नंबर है। ये यहाँ पे क्या है? ये डीएनए का कंटेंट है, ये क्रोमोसोम का नंबर है। ठीक है, अब आते हैं अपने उस टॉपिक पे। क्या क्लियर नहीं हुआ उसमें? हम्म। अच्छा। और, और किसको किसको समझ में आया भैया, जरा बताए तो। चलिए अवनीत बताएं। अवनीत बताएंगे कि प्रियंका को कहाँ दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। 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 ये बात समझ में आ गई, ऐसा क्यों हो रहा है ये बात समझाने की आप कोशिश कीजिए। प्रियंका को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब डीएनए बढ़ रहा है तो क्रोमोसोम क्यों नहीं बढ़ रहा है। हाँ जी, हो गया क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए तो देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, और फिगर से समझने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि प्रोफेज के कंडीशंस में आपका जो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका ओरिएंटेशन दिखाया जा रहा है, और ये क्रोमोसोम्स आपके डुप्लीकेट हो चुके हैं जो कि सिंगल सिंगल के फॉर्म में थे। तो दो जो क्रोमोसोम्स अगर आपके डुप्लीकेट होते हैं तो उनको आप होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका स्टार्टिंग में आपके पूरा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये, और आपका ये पूरा न्यूक्लियस होता है, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, पहले आपकी डिसअपियर होती है, और जो क्रोमेटिन आपके ऐसे थ्रेड लाइक फाइबर के फॉर्म में पाए जाते हैं, अब वो थोड़ा सा कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स की अवस्था में आ जाते हैं, और वो कंडेंस होकर के डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो डुप्लीकेट होने के बाद अब उनका जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज द मेटाफेज। मेटाफेज को बोलते हैं, दैट इज द ये इस फेज में सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं हाईली विजिबल होते हैं, हाईली कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस होते हैं। कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस होने के बाद ये इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या करते हैं, आकर के अलाइंड हो जाते हैं। ये आपको ऐसे दिखाया जा रहा है, कभी कभी आपको सेल्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं। ये इनका एक पोल होता है, दूसरा इनका एक पोल होता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो अलाइनमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से लाइक दैट ऐसे हाँ जी। क्या बता दें, मतलब समझा नहीं। अच्छा, इसको पहले पढ़ लें या अभी बताएं? कहाँ है वो क्वेश्चन?
एक मिनट बस, डाउनलोड कर रहा है। अरे तो सबको स्क्रीन कैसे शेयर कर लेगा? आ गया? दिखाई दे रहा है? क्या क्वेश्चन पूछा है? यही वाला से 157। Which of the following events never activate the G protein coupled receptor for the sequestering calcium ion release? तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कभी एक्टिवेट नहीं होता कैल्शियम आयन रिलीज के लिए जी प्रोटीन के थ्रू, है ना? इंटरेक्शंस ऑफ वाइन टू into sperm receptors with होता है एक्टिवेटिंग बाय द फ्रेजाइल बाय वी एन टी, और कॉर्टिकल रिलीज बाय ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्मी डीएनए सिंथेसिस न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन। कॉर्टिकल रिएक्शन, ये तो वहाँ का विंग्स के लिए जो प्रोटीन होती है उसकी बात कर रहा है, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ड्रोसोफिला का होता है। और कॉर्टिकल रिएक्शंस ब्लॉकिंग बाय पॉलीस्पर्मी ये भी होता है, मतलब कि अच्छा नहीं पूछा है। नेवर। ये तो खैर मान लीजिए हो रहा है, ये भी हो रहा है। इस पॉलीस्पर्मी वाले के लिए भी कैल्शियम का ब्लॉकेज किया जाता है, मतलब कैल्शियम आयन का ही जो होता है, जिससे कि मतलब मोर देन वन स्पर्म वहाँ पे फ्यूज नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही लग रहा है, बट ये फ्रिजाइल विंड ये आपका ड्रोसोफिला वाला डेवलपमेंटल के लिए है। वीएनटी जो विंग के लिए प्रोटीन होती है ना, उसकी बातें कर रहा है। तो क्या उसका एक्टिवेशन कैल्शियम वाले से होता है? इसका ऑप्शन क्या दिया? सी ऑप्शन नहीं दिया? बी? सी है कि बी? अच्छा, सी नहीं है, ओके। एक्टिवेशन ऑफ फ्रिजल्ड बाई वी एन टी। चलिए अब इसको तो मैं देख के ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ड्रोसोफिला का जो डेवलपमेंटल होता है उसके विंग प्रोटीन्स के लिए, मतलब विंग्स के लिए ये एक प्रोटीन है। तो उसका एक्टिवेशन कैल्शियम के थ्रू हो रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देख के बता पाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपको ये दिया हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग इवेंट्स नेवर एक्टिवेट, मतलब कभी भी एक्टिवेट नहीं करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फॉर द सीक्वेंसिंग कैल्शियम। मतलब इसके अलावा इन सब में होता है। तो डीएनए सिंथेसिस के लिए भी कैल्शियम का होना जरूरी होता है। राइबोसोम की जो पॉलीराइबोसोमिक बनती है उसके लिए भी आपका कैल्शियम का होना जरूरी होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप की ब्रेक डाउन, अभी जो आप ये जीवन प्रोफेज की बात आप कर रही हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपियर हो जाती है, वहाँ पे भी आपका कैल्शियम आयन का आना होता है। जो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे कि ये समझ में आता है कि सेल अब आपकी डिवाइड न्यूक्लियस का डिवीजन करना शुरू कर रही है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और उसी टाइम पर आपके राइबोसोम की पॉलीराइबोसोमी बनना होता है। तो दोनों केस के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, पॉलीराइबोसोम्स को बनाने के लिए भी। तो ये तो आपसे एग्जाम में सवाल ही पूछे जाते हैं कि पॉलीराइबोसोम्स बनाने के लिए कौन से डाइवेलेंट कैटायन की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो ये दोनों तो चलते हैं, लेकिन ये मुझे याद आ रहा है कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए भी कैल्शियम आयन का रोल प्ले होता है। और यहाँ ये यहाँ पे नेवर दे रखा है, शायद इस वजह से सही नहीं, अदरवाइज ये कॉर्टिकल रिएक्शंस ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्मी, ये कॉर्टिकल रिएक्शन टोटली कैल्शियम आयन से ही रेगुलेट होता है, और उसी की वजह से ही ओवा जो सेल्स होती है वो मल्टीपल स्पर्म सेल्स को नहीं फ्यूज कर पाती, वो पूरा का पूरा उसको जा करके डिग्रेड कर देता है। लेकिन आप लोग बता रहे हैं बी है, तो इसको मैं थोड़ा देख के ही बता पाऊंगा। अभी इसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता कि क्यों है ऐसा। ठीक है। हेलो। हाँ।
ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि मेटाफेज है उसका मेन जो की फीचर है वो क्या है कि जितने भी आपके डुप्लीकेट किए हुए मेटाफेज के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब आकर के आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के अलाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों ही एक्सिस पे आपको पोल दिखाई देते हैं जहाँ पर आपका सेंट्रियोल होता है, और इस सेंट्रियोल से आपका क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर जा करके जो आपका क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर होता है, उस सेंट्रोमियर में एक काइनेटोकोर होती है, बटन लाइक प्रोटीन। उस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो मेटाफेज का फीचर ये है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक अलाइन पे, एक इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर के अलाइंड हो जाते हैं, और दोनों ही अपोजिट पोल्स से सेंट्रियोल जो होता है, उस सेंट्रियोल से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से जाकर क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं। अब इसके बाद आपका जो एनाफेज फेज आता है, वहाँ पे ऐसे क्या होती है, पुलिंग होती है। मतलब कि ये वाला आपका सेंट्रियोल इधर की तरफ खींचेगा और ये वाला क्या करेगा, इधर तरफ खींचेगा। तो ये आधा इधर डिवाइड हो जाएगा, ये आधा आपका इधर डिवाइड हो जाएगा। तो एनाफेज में आपका ये डिवीजन होता है, और टीलोफेज में आपका फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होता है, रीजनरेशन हो जाता है, और सिंगल सिंगल सेट जो आपके क्रोमोसोम्स के होंगे वो चले जाते हैं। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर आपको डबल डबल बटन दिखाई दे रहा है काइनेटोकोर। एक आपका बटन यहाँ आ गया, एक बटन आपका यहाँ चला गया, मतलब ये वाला पोर्शन ब्लैक वाला। तो एक क्रोमोसोम से यहाँ पे, एक क्रोमोसोम से यहाँ पे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम में वही है जो कि स्टार्टिंग में आपके थे। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आप देखिए 2n का नंबर था जो स्टार्ट इनिशियल सेल थी, सेम वही से आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, 4 है। तो दो आपके ब्लू वाले, दो आपके रेड वाले, दो ब्लू वाले, दो रेड वाले। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर हैं माइटोसिस के केसेस में। तो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं, इनको आप जरा ध्यान से देख लीजिए। प्रोफेज में क्रोमोटिन का कंडेंसेशन होता है, और मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हो जाते हैं। डुप्लीकेट होकर के सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई देना शुरू हो जाता है। मेटाफेज में सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं और हाईली कंडेंस हो जाते हैं, और इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के क्या होते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। इसके बाद जो अपोजिट पोल्स पे आपके सेंट्रियोल होते हैं, उनसे निकलने वाला स्पिंडल फाइबर उसको क्या करता है, जा करके अटैच होता है, मीन्स बाइंड करता है। और नेक्स्ट फेज में मीन्स एनाफेज फेज में क्या होती है, पुलिंग होती है, सेपरेशन होता है, सेपरेट हो जाते हैं। टीलो फेज में फिर से सेपरेट होने वाले जो आपके क्रोमोसोम के सेट हैं, उनके अराउंड में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियस से दो आपकी न्यूक्लियस बन जाती है। यहाँ पे पूरा आपका कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का बनना। अब आपका इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, मतलब साइटोप्लाज्मिक, जिसे आप इस साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपका प्लेट का फॉर्मेशन होगा या बबल्स बनेंगे, तो आपका दो साइटोप्लाज्मी बन जाएगा। मियोसिस की अगर हम लोग बात करें, तो मियोसिस में आपका यहाँ पे देखिए कि ये आपका पेरेंटल सेल्स है, और यहाँ पे क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हुआ। यहीं पर आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाया जा रहा है, और क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे जो आपका इस तरीके से अलाइनमेंट होता है, उसको आप टेट्राड या डाइवेलेंट फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि टेट्राड फॉर्मेशन या डाइवेलेंट फॉर्मेशन कौन से फेज में होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि प्रोफेज फर्स्ट है। मियोसिस का जो डिवीजन है वो दो फेज में होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। दैट इज वाई यहाँ पे सारे फेजेस के लिए फर्स्ट लिखा गया है, इसके बाद आपका सेकेंड फेज लिखा जाएगा, जो कि माइटोसिस की जैसा ही होता है। तो प्रोफेज फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिखाया गया कि आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके बाद आपका मेटाफेज में फिर से वही होगा, क्रोमोसोम्स आपके अलाइंड हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएंगे। और फिर इसके बाद एनाफेज में क्या होगा, आपका पुलिंग होगी, मीन्स डिवीजन मतलब सेपरेशन होगा। और टीलोफेज में फिर से क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी अपीयर हो जाएगी। तो इस तरीके से एक सेल्स से आपके दो सेल्स बनेंगे, और दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, जस्ट हाफ हो जाएंगे पेरेंटल सेल्स से। इसके बाद मियोसिस जो सेकंड चलेगी वो एज इट इज़ वही चलेगी जो आपका माइटोसिस के तरीके से चला हुआ है। तो इस तरीके से आपका नॉर्मली मेयोसिस में एक टाइम आपका क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और दो टाइम क्या होता है, आपका डिवीजन होता है। तो जहाँ पे पेरेंटल सेल के कंपेरिजन में आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ हेप्लॉइडी जो होती है वो हाफ हो जाती है एज कम्पेयर टू द पेरेंटल सेल्स की। अगर वहाँ पे आपका 2n है तो यहाँ पे क्या होगा, n हो जाता है। तो ये था आपका बेसिकली क्रोमोसोम्स के, सॉरी, डीएनए माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। तो आज की क्लास में आपने कई सारी चीज़ें देखा। नंबर पहला आपने देखा कि सेल साइकिल लिविंग सिस्टम में कैसे चलता है, और उनके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं सेल के। इसके बाद आपने सेल के कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म के बारे में देखा, जहाँ पे साइक्लिन और सीडी के कॉम्बिनेशन और उनके रोल के बारे में स्टडी किया। चेक पॉइंट के बारे में देखा, और इसके साथ साथ में आपने उनके सिग्निफिकेंस को भी समझा कि वो क्या था। और इसके बाद आपको सेल साइकिल का पूरा जो रेगुलेशन था, उनके सिस्टम को और उनके फेजेस को बताया गया कि उनके फेजेस कौन कौन से थे, किस किस फेजेस में क्या क्या काम होता है, कौन सा शॉर्टेस्ट कौन सा लॉन्गेस्ट फेज होते हैं। फिर इसके बाद आपने डिवीजन भी देखा, और डिवीजन में दोनों में कंपेयर किया।
अगली जो क्लास आपकी होगी वो टोटली अब आपके CSIR के लेवल का होगा, मतलब जहाँ पे पूरा मॉलिक्यूलर अप्रोच आपको पढ़ाया जाएगा। आज आप पूरी तरीके से सेल साइकिल और सेल डिवीजन के टॉपिक से सेंसिटाइज हुए, जाना आपने कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ होता है। तो कल मतलब नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें आपको टोटल उस लेवल पे हम लोग बात करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम्स में सवाल बनते हैं। आज की क्लास जो थी वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, कॉन्सेप्ट बनाने वाला क्लास आपका यहीं से था। कल आपको सिर्फ मॉलिक्यूल पे ध्यान देना रहेगा कि अच्छा जीवन से अगर आपका एस में अगर जा रहा है तो वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसकी वजह से ट्रांजिशन हो रहा होगा, राइट। इस वाले अप्रोच पे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है वो आज का ही पूरा था। तो आज की क्लास में अगर कहीं किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पूछ सकता है। क्लियर है तो आपके पास देखिए कई सारी चीज़ें हो गई जो कि एकदम क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि मियोसिस माइटोसिस कैसे डिफर है, क्या उनमें चीज़ें हो रही हैं, सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है, सेल रेगुलेशंस कैसे हो रहा है, सेल साइकिल के जो फेजेज हैं, कौन कौन से फेजेज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, चेक पॉइंट कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, साइक्लिन का जो कॉम्बिनेशन है साइक्लिन CDK का वो क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चंस को लगाएंगे, आपको ये सारी चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो होपफुली कि अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग थोड़ा सेल साइकिल से क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो आज के लिए इतना ही, बाकी जो चीज़ें होंगी उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।